इस वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। 15 जुलाई सन 2020 को कृषि विज्ञान केंद्र बिजनौर और बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला, जिसका विषय था निर्यात योग्य बासमती धान उत्पादन। इस कार्यशाला जो ऑनलाइन मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग की पूरा विवरण हम आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं, जिससे कि आप बासमती के बारे में सभी जानकारी प्राप्त कर सकें। इस वीडियो में पूसा संस्थान, जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है, उसके निदेशक और बासमती के ऊपर देश में सर्वाधिक कार्य करने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर A.K. सिंह जी भी जुड़े हैं। उनके अलावा एपीडा के GM, BEDF के डायरेक्टर, एपीडा की DGM और सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर एक्सटेंशन और भी जुड़े। फैसिलिटीज हमारे किसान भाइयों को है। तो अभी हमने अभी सबसे पहले जो हमने एक मुहिम चलाई थी, एक हमने फार्मर कनेक्ट पोर्टल बनाया है एपेडा में, जिसमें कि हमारे किसान भाई उसमें रजिस्टर्ड हैं, FPOs उसमें रजिस्टर्ड हैं। तो मैं डॉक्टर गंगवार जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जितने भी आपके एरिया के क्षेत्र के जो FPOs और किसान भाई हैं, उनका जो पंजीकरण है आप हमारे इस किसान फार्मर कनेक्ट पोर्टल में कराइए। उससे एक ये जो हम लोगों ने एक ब्रिज बनाया है फार्मर कनेक्ट पोर्टल का, जिसके थ्रू हमारे जो किसान भाई हैं हमारे एक्सपोर्टर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और उनका जो क्वालिटी प्रोड्यूस है हम अपने एक्सपोर्टर्स को बता सकते हैं कि इन किसानों के पास ये क्वालिटी प्रोड्यूस है। डायरेक्टली उनका मैच मेकिंग हो जाता है इस प्लेटफॉर्म की तरफ। तो ये हम लोगों ने एक क्या कहते हैं ये किसान भाइयों के लिए सुविधा की हुई है। दूसरा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के तो काफी अधिकारीगण यहाँ पर हैं, केवीकेस भी मालूम है, जो आप उनको गाइड कीजिए कि किस तरह की स्कीम्स उनके लिए अवेलेबल है। और इस तरीके से, और दूसरा किसान भाई कोई भी सिर्फ प्रोड्यूस अपना किसानों को, एक्सपोर्टर को देना ही नहीं, मैं चाहूंगी कि किसान भाई खुद भी जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो एपेडा के हम मुझसे, मिस्टर नैयर से हम लोगों से कनेक्ट कर सकें। डॉक्टर रितेश हमें कनेक्ट के थ्रू कनेक्ट हो जाएंगे, तो हम उनकी पूरी हैंड होल्डिंग करेंगे ताकि वो खुद भी एक निर्यातक बन पाए। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, और बाकी कभी भी कोई किसी तरह की भी हेल्प हम लोगों से चाहिए तो हमारे से सीधा डायरेक्ट हमारे से संपर्क कर सकते हैं और हम उनकी हेल्प करेंगे। और बस अब ज्यादा समय ना लेके मैं इस प्रोग्राम के लिए अपनी शुभकामनाएं देना चाहूंगी और अनुरोध करूंगी कि हमारे जो किसान भाई हैं वो हमारे BDF से जुड़े रहें ताकि वो ज्यादा से ज्यादा निर्यात के बारे में भी जो मेरा प्रश्न है किसानों की ओर से, अक्सर किसान भाई पूछते हैं कि सरकार के द्वारा बासमती जो उत्पादक किसान भाई हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं भारत सरकार, और किसान भाई उनका सीधे लाभ कैसे ले सकते हैं? भारत सरकार के द्वारा, जो मैंने आपको बताया, क्योंकि एपेडा जो एक संस्था है वो एक्सपोर्ट प्रमोशन को देखती है, तो हम डायरेक्टली किसानों के लिए कोई हमारे पास स्कीम नहीं है, लेकिन हम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के तहत जो उनके साथ हम एज ए स्टेक होल्डर काम कर रहे हैं, तो हमारे किसान भाइयों की जो भी स्कीम्स हैं वो उसके विवरण मैं आपसे शेयर कर लूंगी और जो आप अपने किसान भाइयों को सर्कुलेट कर सकते हैं। लेकिन मैं ये चाहूंगी डॉक्टर गंगवार की प्लीज आप अपने FPOs और किसान भाइयों को हमारे फार्मर कनेक्ट पोर्टल में रजिस्टर कराएं, जिससे उनको ज्यादा से ज्यादा वो उसका लाभ उठा पाए। ठीक ठीक, धन्यवाद, बहुत बहुत मैडम आपका। थैंक यू। इसी क्रम में मैं एपीडा के ही महाप्रबंधक श्री S.K. नैयर साहब से अनुरोध करूंगा कि सर आप भी हमारे जो प्रतिभागी हैं उनका मार्गदर्शन करें कि वो किस प्रकार से सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। श्री S.K. नैयर सर। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं देश के अन्नदाताओं को प्रणाम करना चाहता हूं और उनको ही कहना चाहूंगा कि आप लोग हैं तो हम हैं। और जो इसमें जैसे कि मेरी कुलीग विनीता जी ने अभी बताया कि हमारा जो बासमती चावल है इसके निर्यात का काफी पोटेंशियल है, और लेकिन इसके लिए हमें किसानों से भी उतना ही योगदान चाहिए। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो इस क्षेत्र में इतना काम कर रहे हैं और जो भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका शायद एकमात्र उद्देश्य ये है
कि अगर किसान को किसान की जो फसल है वो अच्छी हो, किसान को अच्छा लाभ मिल सके, अच्छी फसल होगी तो अच्छा उसको अच्छा दाम मिलेगा और किसान की खुशहाली होगी, और शायद यही हम सबका मकसद भी है। किसान ये जरूरी है कि और मैं सभी आप किसान भाइयों से, सभी अन्नदाताओं से ये प्रार्थना जरूर करना चाहूंगा कि जो भी हमारे वैज्ञानिक भाई बता रहे हैं कि जैसे पेस्टिसाइड है वो किस टाइम पे कौन सा यूज करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, क्या उसकी स्प्रेइंग टेक्निक होनी चाहिए, अगर आप इन चीजों का पालन करेंगे तो शायद ये आप ही के हित की बात है। चाहे वो एपीडा है, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, चाहे बीडीएफ है, या बाकी जो और वैज्ञानिक संस्थान हैं जितने भी हैं, चाहे वो केवीकीज है, केवीकेज हैं, तो हम सबका एकमात्र उद्देश्य ये है कि अगर कि देश का निर्यात तभी बढ़ेगा अगर आपकी तरफ से हमें अच्छी पैदावार मिलेगी। हम लोग आपको, जैसे मेरी कुलीग अभी विनीता बता रही थी कि हम लोग अब एक और प्रयास कर रहे हैं कि किसानों को निर्यातकों से सीधा जोड़ने का, ताकि किसान को ये पता हो कि उसने क्या, के निर्यातक की क्या मांग है, उसको किस तरह का चावल चाहिए, क्या पेस्टिसाइड होनी चाहिए, कैसे नहीं होने चाहिए, और जो निर्यातक है उसको लाभ ये है कि अगर उसको अपनी पसंद का माल मिलेगा, उसको आगे विदेश से दाम अच्छे मिलेंगे और बदले में किसान को भी उसी हिसाब से, किसान की भी उतनी खुशहाली आएगी। तो मैं एक बार फिर से आप सबको इस कार्यक्रम को आयोजित करने में आपको दिल से बधाई देना चाहूंगा और मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। बाकी कोई भी, अगर किसी को भी कभी भी कोई हेल्प चाहिए हो, मैं, मेरी कुलीग विनीता, हमारे बीडीएफ के निदेशक मिस्टर गुप्ता, डॉक्टर रितेश, बाकी हम सब अवेलेबल हैं, तो आप किसी भी टाइम हमें अप्रोच कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि बासमती का जो चावल है उसके निर्यात में जो बड़ी भूमिका आती है वो उसकी गुणवत्ता की आती है। यदि गुणवत्ता अच्छी है तो हमारे देश के एक्सपोर्ट में समस्या नहीं है, एक्सपोर्ट निरंतर होता रहता है, क्योंकि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बने हुए हैं, जो पैरामीटर्स बने हुए हैं, उन पैरामीटर्स पे जब हमारा उत्पाद पास हो जाता है तब हमारे उत्पाद को एक्सपोर्ट करने में समस्या नहीं आती है। और यहाँ पर मैं किसान भाइयों को जोड़ देकर ये बात कहना चाहूंगा कि हमारा जो उत्पाद है वो उसकी क्वालिटी जो खराब हो रही है वो पेस्टिसाइड के लेवल पर होती है कि यदि पेस्टिसाइड का हमने जो उसकी डोज है वो प्रॉपर डोज नहीं दी है, उसकी प्रॉपर टाइमिंग नहीं सही की है, तब उसका जो अवशेष प्रभाव है वो उसके दाने में आ जाता है, और जब दाने में अवशेष प्रभाव आता है तो एक्सपोर्ट के लिए जब टेस्टिंग में जाता है तो वो फेल हो जाता है। तो सबसे पहला जो बिंदु किसान भाइयों के लिए यहाँ पे है वो यही है कि वो गुणवत्ता युक्त चावल पैदा करें। अब प्रश्न ये आता है गुणवत्ता युक्त चावल पैदा कैसे करें? इसके लिए किसान भाइयों को जो साइंटिफिक जानकारी है उसकी आवश्यकता होती है। भारत सरकार ने इसी काम के लिए बासमती एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन बनाया है, और जिसमें जो संस्था है ये ग्रास रूट लेवल पर जाकर के किसानों के लिए काम करती है। ग्रास रूट लेवल का मतलब है कि सीधे सीधे किसानों से जो जुड़ी हुई समस्याएं हैं उत्पादन को लेकर के, उत्पादन अच्छी गुणवत्ता का हो, उसमें किस प्रकार से हम पेस्टिसाइड का उपयोग करें, किस प्रकार से टेक्निक का इस्तेमाल करें जिससे वो हमारा जो उत्पाद है वो क्वालिटी के रूप में एश्योर्ड हो जाए कि वो पास हो जाएगा। तो काम करने के लिए बासमती एक्सपोर्ट भारत सरकार की संस्था है, ये काम करती है। आज उसके निदेशक डॉक्टर ए.के. गुप्ता साहब हमारे बीच में हैं। मैं डॉक्टर ए.के. गुप्ता साहब से अनुरोध करूंगा कि हमारे किसान भाइयों का मार्गदर्शन करें कि वो किस प्रकार से क्वालिटी बासमती राइस पैदा कर सकते हैं। डॉक्टर ए.के. गुप्ता साहब। इस कार्यशाला से जुड़े हुए सारे किसान भाइयों और वैज्ञानिकों को मेरा नमस्कार। ये जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, हमारी संस्था करीब पिछले 12 सालों से बासमती के लिए निर्यात को बढ़ाने के लिए किसानों के साथ काम कर रही है, और हम लोग अपनी कार्यशालाओं का स्तर, उनका नंबर, उनकी पहुंच हर साल बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस साल कोविड-19 के चलते
हम लोगों को ये खाली एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इसको कर पाएंगे और वो कर रहे हैं। लेकिन इस माध्यम से भी मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे किसान भाई जुड़ रहे हैं और वो दिखा रहे हैं, इस प्रोग्राम में भाग ले रहे हैं। तो ये और शायद आगे चल करके ये एक और बहुत अच्छा साधन हमारा बन जाएगा कि हम लोग डिजिटल माध्यम से जुड़ सकें, बात कर सकें, क्योंकि ये इसमें बहुत सारी आसानियां और बहुत सारी फायदे भी हैं। हम पिछले 2-3 सालों में जो बासमती की क्रॉप को उगाने के लिए अलग अलग स्टेज होती हैं, उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम मैसेज बना करके भी डॉक्टर रितेश शर्मा ने 12-13 ये बनाए हुए हैं अलग अलग तकनीकी जानकारी, वो आप लोगों से साझा करते रहे हैं। मैं मानता हूं कि इसमें से बहुत सारे किसान भाई ऐसे होंगे जो बीडीएफ से जी सर भाई कार्यशाला से जुड़े हुए हैं, और जो वैज्ञानिक, उन सबको मेरा नमस्कार। मैं ये बता रहा था कि ये इस तरह के कार्यक्रम हम पिछले करीब 10-12 साल से कर रहे हैं, और कोविड-19 के कारण इस बार हमको ये डिजिटल माध्यम से कार्यशाला कर रहे हैं, जो इस कड़ी में दूसरी है। तो जो किसान भाई हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं वो तो ये जानते हैं कि खाली पेस्टिसाइड्स की बात नहीं, हम बासमती के रोपाई से लेके, बीज के चुनाव से लेके और कटाई तक के सारी स्टेजेस के बारे में जानकारी आपसे साझा करते हैं, आपकी समस्याओं का निदान करने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर रितेश शर्मा की लीडरशिप में एक टीम जो हमारी वैज्ञानिकों की है, वो मोदीपुरम यूनिवर्सिटी कृषि विश्वविद्यालय के अंदर उपलब्ध है। ये लोग, वहाँ बहुत सारे किसान आते भी हैं। हेलो जी सर आपकी आवाज आ रही अच्छा, है सर प्लीज। राइट। हाँ, तो ये बहुत ये हमारा एक वहाँ पर जो डिमॉन्स्ट्रेशन और ट्रेनिंग फार्म है, वो तो हम हमेशा आपके लिए खुला है, वहाँ पर आप लोग आकर के जानकारी ले सकते हैं। डॉक्टर रितेश शर्मा बहुत सारी तरह की वैरायटियां वहाँ फार्म पे उगाते हैं, तो आप अलग अलग वैरायटी का अगर कंपैरिजन देखना चाहें, और जो इन्होंने जो बहुत सारी पैकेज ऑफ प्रैक्टिस डेवलप की है, अच्छी फसल कैसे उगाई जाए, उसका आप हर स्टेज पे आकर के जानकारी साझा कर सकते हैं, देख सकते हैं, और अपनी समस्याओं का निदान भी कर पाएंगे। तो मैं जो मुख्य 3-4 बातों पर आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा कि एक तो सबसे पहले बीज के चुनाव की बात बार बार कहनी पड़ती है, वो स्टेज निकल गई है, लेकिन बाजार में जाने की अगर हम चाहते हैं कि हम कौन से देश में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो वहीं से ये बात शुरू हो जाती है कि भाई कौन सी वैरायटी का मार्केट कहाँ पर है और कौन सी वैरायटी वाले मार्केट में हम कहाँ जाना चाहते हैं। तो बीज का चुनाव उसके हिसाब से किया जाए, और अच्छी फसल उगाने के लिए तो वैज्ञानिक लोग जानकारी देंगे, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। फोटो। हेलो सर, आवाज आ रही है, आप बोलिए सर। हाँ, ये बीच में कुछ इंटरप्शन आता है, कोई बोल देता है, स्क्रीन पे आ रहा है। हाँ, राइट। एनीवे, तो अभी मेन जो हमारा आकर्षण है वो यही है कि एक्सपोर्ट के मार्केट की जो आवश्यकताएं हैं उनको किसान भाई तक हम पहुंचा सकें, और किसान भाई उसकी महत्व को समझें। तो उसमें 3 मुद्दों पे ही मैं बात कह रहा था कि सही बीज का चुनाव करें, फसल के बोने से कटाई तक हर समय जो भी तकनीकी जानकारी का इस्तेमाल करते हुए बेहतर से बेहतर क्रॉप उगाएं, पेस्टिसाइड्स के प्रबंधन का ध्यान रखें, और कटाई के उपरांत भी जो उनको संभाल करनी पड़ती है वो सब करते रहें। तो बासमती तो मुख्यतः एक्सपोर्ट की ही क्रॉप है, हम इसका करीब करीब मेरे ख्याल से 70% तो जरूर एक्सपोर्ट करते हैं, और ये एक ऐसी क्रॉप है जो सिर्फ, ये बात हम बार बार कहते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान और भारत के अलावा बासमती कहीं नहीं होता है, उसमें भी हम लोगों का करीब 85% भाग है, 15% खाली पाकिस्तान का है। और हम तकनीक में नए वैरायटी के नए वैरायटियों को लाने में आगे रहते हैं। तो पाकिस्तान का जो कंपटीशन है उसको मैं बहुत ज्यादा महत्व नहीं देता हूँ। वो एक, ये हमारी भौगोलिक संपदा है जो आजादी से पहले से है, और उसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में चला गया है, इस कारण से वो भौगोलिक संपदा का हिस्सेदार वो भी हैं। इसके अलावा ये मुख्यतः भारत की एक बपौती है, हमारी एक क्रॉप है
जो पूरी दुनिया में करीब करीब और कहीं नहीं होती, 15% पाकिस्तान को छोड़ के। तो ये किसानों को इस चीज को संभाल के रखना है और आगे चलाना है। हमारा कंपटीशन आपस में ही है कि किस किसान की जो क्रॉप है वो दूसरे किस किसान से अच्छी है और वो कैसे अपने बाजार में उसको लाते हैं और कैसे अच्छा दाम ले सकते हैं। तो मैं यही विराम देता हूं और डॉक्टर रितेश आप इसको चालू रखें और धन्यवाद। बाद में जो क्वेश्चन आंसर में अगर मेरी कोई टिप्पणी की आवश्यकता होगी तो मैं आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अभी हमारे बीच में डॉक्टर AK सिंह साहब भी जुड़ने वाले हैं, कुछ देर में जुड़ेंगे। वो एक जरूरी मीटिंग में है, तो अभी 12:30 बजे हमारे बीच में आ जाएंगे। तब तक मैं जो बासमती के हमारे किसानों में बहुत ही लोकप्रिय वैज्ञानिक हैं, किसानों के बीच में उनकी बहुत अच्छी अपनी इमेज है कि वो किसानों के लिए बहुत बेहतरी के लिए जो कर सकते हैं, जो सरकार की तरफ से जो मानक निर्धारित किए गए हैं, उन मानकों पर हमारा जो उत्पाद है वो कैसे खड़ा रह सकता है, दिशा में बहुत ही प्रयत्नशील हैं। तो मैं डॉक्टर रितेश शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि तब तक किसान भाइयों को विस्तृत रूप से बताएं कि किसान भाई उत्पादन में किन किन बातों का ध्यान रखें जिससे एक्सपोर्ट क्वालिटी का वो चावल पैदा कर सके और उनको अच्छा दाम मिल सके। डॉक्टर रितेश शर्मा साहब। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि हमारे डायरेक्टर साहब का कहना ये था कि इस बार ऑनलाइन आप प्रोग्राम्स कीजिए विभिन्न KVK के साथ। कई KVK से संपर्क हमने किया, लेकिन आपने उल्टा हमसे संपर्क किया और कहा कि पहली मीटिंग बिजनौर के किसानों के साथ करेंगे। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई भी और धन्यवाद भी। और डॉक्टर DP सिंह जी भी बैठे हैं जो KVK के इंचार्ज हैं। और एक अच्छी बात यह है, मैं कुछ चेहरे देख रहा हूँ कि आप केवल बिजनौर जिले के ही नहीं, क्योंकि अभी तक हम क्या होता था कि जब कार्यक्रम में जाते थे तो सिर्फ वहां पर जितने लोग इकट्ठे हैं उन्हीं से वार्ता हो पाती थी। मेरी रिक्वेस्ट है, जो कोई जिनके म्यूट नहीं है, अनम्यूट है, वो म्यूट कर लें जिससे बीच में डिस्टरबेंस ना हो। यदि आपका प्रश्न होगा तो आप बताएंगे तो पूरा टाइम, क्योंकि म्यूट करना है क्या? सुनो, हमारे पास टाइमिंग की प्रॉब्लम नहीं, डिस्टरबेंस आता है। सर मैंने कर दिया सर मैंने कर दिया सर। तो पहले लिमिटेशन थी, टाइम की भी लिमिटेशन थी, 40 मिनट्स जूम पर होता है, लेकिन कल गंगवार साहब ने कहा सर काम नहीं चलेगा 40 में, तो हमने ये ले लिया और अभी हमारे पास टाइम की कमी नहीं है। 2 घंटे हम आराम से यहाँ बात करेंगे, क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई बोलें, उनकी बात निकल के आएगी, उनकी प्रॉब्लम निकल के आएगी, वो क्या चाह रहे हैं, तो हमें रेस्पॉन्ड करने में भी इजी होगा और हम वही बात करेंगे जो करनी चाहिए। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम यहाँ से लेक्चर देते रहें, सुनते रहें और आगे उस पर कार्रवाई ना हो। तो अपने प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, जैसे गंगवार साहब ने अभी कहा है कि बासमती की खेती से रिलेटेड, तो मैं 15 मिनट दूंगा। मैं सोच रहा हूँ कि अब नर्सरी का समय चला गया है, तो हम नर्सरी को छोड़ दें और नर्सरी के आगे हम बढ़ेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा, वैसे तो डायरेक्टर साहब हैं, उन्होंने बता दिया है, फिर भी मैं हल्का सा 1-2 बात बता दूं कि BEDF जो है वो दोनों के लिए काम करता है, एक्सपोर्टर्स के लिए भी और प्रोड्यूसर्स के लिए भी। तो प्रोड्यूसर्स के लिए भी हमारे यहाँ जो है एक इंटरनेशनल लैब है, जहाँ पर DNA टेस्टिंग, क्वालिटी टेस्टिंग, पेस्टिसाइड रेजिड्यू, हेवी मेटल, ये सारी टेस्टिंग सुविधा उपलब्ध है। आप में से जितने लोग जो एक्सपोर्टर बनने की सोच रहे हैं या जो ऑलरेडी एक्सपोर्टर हैं और विभिन्न देशों की डिमांड होती है कि उनको क्या क्या टेस्टिंग चाहिए, तो वो यहाँ से ये टेस्टिंग कराई जा सकती हैं फार्म पर। क्योंकि कितनी भी मेहनत की जाए, अभी एक प्रश्न गंगवार साहब ने पूछा था कि भारत सरकार किसानों के लिए क्या कर रही है। भारत सरकार बहुत कुछ कर रही है, लेकिन जैसे एक घर होता है, मैं सामान्य भाषा में बता रहा हूँ जिससे किसान भाई समझ सकें, कि जैसे एक घर होता है तो घर में एक व्यवस्था की जाती है, कोई पैसे कमाने वाला, कोई खर्च करने वाला, कोई घर का प्रबंधन देखता है, कोई रक्षा देखता है, ऐसी देश की एक व्यवस्था है। तो कृषि में किसानों के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा किए जाते हैं।
जिससे कि किसानों को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या सुविधा देनी है, बहुत सारी स्कीम्स आप लगातार देख रहे हैं, ट्रैक्टर खरीदने से लेके, यंत्रों से लेके, बीज से लेके सभी के लिए। उसी भारत सरकार का एक पार्ट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, जो व्यापार देखता है। तो एपीडा जो आता है वो ऑटोनोमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की, यानी कि एपीडा का काम यह है कि हम कैसे व्यापार बढ़ाएं। तो जो हमारे यहाँ स्कीम्स हैं वो स्कीम्स अधिकतर एक्सपोर्टर्स की हैं, लेकिन कितनी भी हम कोशिश कर लें, यदि एक्सपोर्टर्स को एक्सपोर्ट करना है तो उनको अच्छा माल चाहिएगा और माल किसान को पैदा करना है। तो इसीलिए बीईडीएफ में ये प्रोविजन एपीडा के द्वारा रखा गया कि नहीं, हम एक ये विंग बना रहे हैं, इससे हम जो है किसानों को कैसे एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल या फसल तैयार करना समझा पाए, ये काम हम इसके माध्यम से करते हैं। तो ये जो आप कुछ फोटो देख रहे हो ये बीईडीएफ के हैं। समय के हिसाब से मैं ऐसे ही आगे बढ़ा दे रहा हूँ। विभिन्न एक्टिविटी हम करते हैं। फार्म पर हम कोशिश करते हैं देश का सबसे अच्छा सीड हम उपलब्ध करा पाए, और हमें लगता है इस प्रयास में हम किसी हद तक सफल भी हैं। बासमती में एक प्रश्न बहुत बार आता है, हर जगह पर ये देखा गया है कि हमारे किसानों के बीच ही कि हर किसी वैरायटी जो खुशबूदार है उसको हम बासमती बोल देते हैं, जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है। बासमती में खुशबू तो होगी, बट वो सारी फसलें, वो सारी वैरायटीज जिनमें खुशबू है वो बासमती होंगी, ऐसा ठीक नहीं। इस बात को समझने की जरूरत है। मैं आया, ये जो आप सामने देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये कुछ करेक्टर हैं। इन करेक्टरों को पूरा करने वाली जो वैरायटी है केवल वही बासमती होती है जिसमें दाने की लंबाई कितनी है, मोटाई कितनी है। जब हम पकाते हैं तो पकने में वो मोटाई में बढ़ रहा है कि लंबाई में बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है। ऐसे करेक्टर्स को जो पूरा करती हैं सिर्फ वही बासमती कहलाती है, और वैरायटीज को हम बासमती नहीं कह सकते। और आज की तारीख में 33 बासमती वैरायटी हिंदुस्तान में है, 33 जो प्रमुख वैरायटी है। क्योंकि हमारी अच्छी बात है, अभी डॉक्टर AK सिंह साहब हैं, वो एक मीटिंग में है, तो बहुत अच्छा रहेगा, वो विस्तार से हमें बताएंगे। ये अनम्यूट यदि कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है। सर सभी को अनम्यूट कर दीजिए आप। हाँ, मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है। सबको अनम्यूट कीजिए। और मैं म्यूट हूँ, मैं तो आपको सुनाई दे रहा हूँ कि नहीं वो मुझे नहीं पता। मेरी आवाज आ रही? हाँ, मेरी आवाज आ रही है, ठीक है। आ रही है। तो जो मेजर वैरायटी है वो हमारी पूसा बासमती 1121 है, 1509 है, तूड़ल मुच्छल रूसी जिसे बोलते हैं, PV1 है, उसमें PV6 है। कुछ नई वैरायटी आई है 2-3, उनमें मैं शॉर्ट में 1 मिनट में सिर्फ बताऊं, डॉक्टर साहब विस्तार से बताएंगे कि बिजनौर जिले में है और इधर आसपास मुच्छल बासमती या तूड़ल या रूसी जिसे हम बोलते हैं, पूसा बासमती एक काफी होती है। और उसमें कई वैरायटी नई आ गई है, क्योंकि इसमें ब्लास्ट रोग आता है, तो ब्लास्ट ना आए उसके लिए 1637 एक नई वैरायटी आई है, जो आपके जिला कृषि अधिकारी महोदय ने यहाँ से सीड लेके आपके जिले में भी वितरित की है। और भी बहुत सारा बिजनौर में सीड, इस बार ब्रीडर सीड भी हमारे यहाँ से जिला कृषि अधिकारी महोदय के माध्यम से गया है, वो आप लोगों ने लगाया होगा। इसी तरह से और भी जो वैरायटीज हैं, जैसे 1121 है, उसमें 1718 आई है। अब मैं मतलब एक स्क्रीन है, थोड़ी सी इसमें अंग्रेजी हिंदी ज्यादा नहीं है, सिंपल सी बात है, मैं इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ क्योंकि जितनी ये मेहनत की जा रही है, चाहे वो एपीडा से हो, चाहे केवीके से हो, चाहे बीईडीएफ से हो, वो इसी एक स्क्रीन में सारा कुछ छिपा हुआ है। इसमें पहले खाने में साल है, दूसरे खाने में हमने दिया है कितना माल हमारे देश से एक्सपोर्ट हुआ, और तीसरा है कितना रुपया आया, और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट, सिंपल भाषा में समझ सकें कि 1 किलो चावल कितने रुपए में गया देश से, पूरे साल का एवरेज है। तो यहीं से चिंता है, यहीं से खुशी है। खुशी की बात यह है कि आप ये देख रहे हैं 3.4 यानी कि 34 लाख टन, 37, 40, 39, 40, 44, ये जो मात्रा है, ये जो व्यापार है वो लगातार बढ़ रहा है। मतलब हम इतना पैदा कर रहे हैं, इतना अच्छा पैदा कर रहे हैं कि हमारे दुनिया के देशों में जा रहा है। पिछले साल भी 44.6 लाख टन एक्सपोर्ट हमारे यहाँ से हुआ है। लेकिन जो दूसरी कॉलम है वो कुछ और कहता है
वो कहता है पहले हम बहुत कम एक्सपोर्ट करते थे, 2012 में 19,000 18,000 करोड़ था और अब हम 32 और 31,000 करोड़ तक पहुंच गए हैं। बट जिस रफ्तार से माल भेजा है उस रफ्तार से पैसा नहीं आ रहा। सिंपल सी भाषा में कहें कि जो हमने चावल 13-14 में 78 रुपए किलो भेजा था, वो पिछले साल की बात करें तो 69 या 70 रुपए किलो के हिसाब से गया। और हमारी समझ ये कहती है कि कोई भी वो व्यापार जिसमें ज्यादा माल लगाया जाए, ज्यादा पैसा खर्च किया जाए और कमाई कम हो, कोई समझदारी की बात नहीं। तो हमें यहाँ से हमें चिंतन करना होता है, मनन करना होता है, सोचना होता है कि जब हम आज से 7 साल पहले 78 रुपए किलो में दुनिया को अपना बासमती दे चुके हैं, इससे सिद्ध होता है कि दुनिया पैसा देने में कोई दिक्कत नहीं दे सकती है। तो फिर हम घट क्यों गए 56, 54, 66? अब थोड़ी सी स्पीड पकड़ी तो इस साल फिर हम 5 रुपए कम हो गया। ये प्रॉब्लम किस कारण से है, इसमें हम सभी लोगों की जिम्मेदारी। पहली बात यह है, किसान भाइयों की हमारी जो सोच है वो एक ही है कि मेरे गांव में, मेरे पिंड में मुझसे ज्यादा झाड़ किसी का ना हो, ज्यादा ना निकल आए। बताओ जी कितना खर्च करना है, क्या डालना है। एक तो ये सोच है जिसको हमें बदलने की आवश्यकता है। जब हम सिर्फ एक दिशा में सोचते हैं, सिर्फ ये सोचते हैं कि उत्पादन उत्पादन उत्पादन, तो वहीं दूसरी तरफ प्रॉब्लम होने लगती है कि हम उसको प्रॉपर रेट नहीं ले पाते, यानी कि कहीं ना कहीं क्वालिटी में कंप्रोमाइज किया है। वो कैसे किया है? हमने तो आज भी आप देखेंगे खेतों में आजकल गर्मी पड़ रही है, बहुत जगह बारिश कम हुई है। बिजनौर की मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मेरठ में हूँ तो यहाँ तो बारिश बहुत कम है, काफी टाइम से। पूरे वेस्ट यूपी में यही हाल है, इवन पंजाब हरियाणा में। तो जब हमारे यहाँ बारिश कम हुई है, गर्मी पड़ रही है, तो आप देखेंगे टिप बर्निंग हो रही है, मतलब धान के पत्ती की चोंच सूख रही है और बहुत सारे किसान आके उस चोंच को सूख रही है उसके लिए दवाइयां डाल रहे हैं, क्योंकि उन बेचारों को पता नहीं। वो दुकानदार के पास जा रहे हैं, दुकानदार उनको दवाई दे रहा है, क्योंकि उसको भी नहीं पता, वो सोच रहा है कोई बीमारी होगी, कीड़ा होगा। यदि उसने दवाई नहीं दी तो आप कहोगे इसे कुछ पता नहीं है। यदि उसने एक दवाई दी और वो काम नहीं किया तो आप अगली बार उसके पास नहीं जाओगे, तो उसको ये डर है। तो उसको डर भी है, उसकी कुछ दूसरे भी कारण है और उसे कमाई भी करनी है। तो वो क्या करता है, 2-3 दवाई दे देता है, आपकी जेब ढीली हो गई, आप भी खुश हो जाते हो, कोई ना कोई दवा तो काम करेगी। जबकि ये गर्मी से है, बारिश होगी अपने आप सही हो जाएगा। तो जो हमने फालतू दवाइयों का या भय के वातावरण में या डर डर के जो खेती कर रहे हैं, जो इस देश के लोगों की मैं कहूँ इस तरह का वो नहीं रहा है कभी भी, लेकिन फिर भी हम इतने डरते हैं कि एक कीड़ा दिखा, एक कुछ भी हुआ, सीधे दुकानदार के पास। इसको बदलना है। हमने जो पेस्टिसाइड्स ज्यादा डाल दिए उसकी वजह से विभिन्न देशों में जब जांच तो होती है, जब दूसरे देश में जाता है तो ये प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई और फिर हमें कंप्रोमाइज करना पड़ता है रेट में। और रेट में जो कंप्रोमाइज है, ये सिर्फ एक्सपोर्टर का नुकसान नहीं है, इसमें किसान का ही ज्यादा नुकसान है। क्योंकि यदि मुझे लगता है कि मैं 3,000 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से इस साल खरीद सकता हूँ और मैं एक्सपोर्टर हूँ और पिछले साल मेरे 2 कंटेनर भी रुक गए थे, तो मुझे करोड़ों का नुकसान हुआ, तो मैं सारा भरपाई आप ही से करूंगा और मैं 3,000 की जगह 2700-2800 रुपए दूंगा, तो आपके रेट कम हो जाते हैं। और इसी पर हमें सारी चिंता करनी है। जो मुख्य बातें हैं, छोटी छोटी 2-3 बातें हैं, ये तो बात हो चुकी कि कहाँ कहाँ बासमती होता है। सीधे हम खेती की बात पे आ जाते हैं, क्योंकि अभी आगे और भी लोगों को सुनेंगे और प्रश्न उत्तर भी आपके लेंगे। पहली बात, वैसे तो नर्सरी का समय निकल गया, अधिकतर लोग नर्सरी कर चुके हैं। शॉर्ट में मैं नर्सरी 1-2 मिनट में सिर्फ बता दूं कि सबसे अच्छा बीज हमको लेना है। बीज की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी ही चाहिए। बीज की क्वालिटी यदि अच्छी नहीं होगी तो हम कितनी भी कोशिश करें, कितनी भी लागत लगाएं, हम उससे बहुत अच्छा उत्पादन नहीं ले सकते और हमें दवाइयों का प्रयोग भी करना पड़ेगा, जिससे कि हमारी क्वालिटी भी खराब हो जाए। तो आपको ध्यान रखना है, कहीं से भी बीज ले। मैं भी कहता हूं कि बीईडीएफ हिंदुस्तान का सबसे अच्छा बीज देता है, इस पर भी विश्वास मत। क्या करना है, पहले अपने घर में जहां से भी बीज लाओ उसको आपने साफ जरूर करना है। यदि मैं देखूं आपको मैं कुछ दिखा पाऊं तो जैसे
ये मैं पीछे बोलता भी रहूंगा, आपको शायद कुछ नजर आए कि क्या करना है, कैसे करना है। पहले तो बीज अच्छा लेना है जो मैंने बताया, और उसके बाद ये देखो एक किसान भाई कर रहे हैं कितने अच्छे से, नमक घोलिए पानी में और बीज को इस तरह से धीरे धीरे आप गिराएं। क्या हो रहा है आप देख रहे हैं ना, ऊपर की तरफ कुछ बीज तैर रहे हैं और अधिकतर बीज नीचे बैठ रहे हैं। ये थैला भी बीईडीएफ का है, ये अलीगढ़ के एक किसान हैं के सिंह साहब, उन्होंने भेजा और उन्होंने इसमें हमें कुछ सुझाव दिया कि ये जो हल्के दाने आ रहे हैं साहब, इस पर ध्यान दें, ये कम आने चाहिए या नहीं आने चाहिए। तो मैंने उनको समझाया कि हमेशा बीज की ग्रेडिंग मशीनों से होती है, तो उसमें हल्के दाने रोके नहीं जा सकते, आपको ये काम करना है। और उन्होंने इतने अच्छे से ये वीडियो बना के भेजा है। ये जो हल्के दाने हैं, इन सबको आपने निकाल के फेंक देना है। उसके बाद जो तली में बैठे हुए दाने हैं, सिर्फ इन्हीं दानों को आपने लेना है, 2 बार साफ पानी में धोना है और फिर उसको ट्रीटमेंट जरूर करना है। नर्सरी में ट्रीटमेंट बिना करे यदि आपने बोआ तो नुकसान होगा। 24 घंटे भिगोइए, उसके बाद आप इसको सुखा दीजिए, एक ढेर बनाइए बोरे का जैसे आप देख रहे हैं। तो क्या होगा, ये सारा बीज जड़ जाएगा, कल्ले निकल आएंगे। नर्सरी अच्छे से बनानी है। नर्सरी में जो प्रमुख बात है वो ये है कि एरिया कितना लेना है और लेबलिंग बहुत अच्छे से करनी है, बहुत जरूरी है। 1 किलो बीज के लिए कम से कम 25 स्क्वायर मीटर एरिया लेना है। शाम के समय हमको बीज डालना है और नर्सरी की अच्छे से देखभाल आपको करनी है। ये बीज डालने का तरीका है, जो हल्की सी मिट्टी ऊपर रहे, जिससे उखाड़ेंगे तो जड़ भी नहीं टूटेंगी, चिड़ियों से नुकसान भी नहीं होगा और आप आराम से इस काम को कर सकते हैं। तो इस तरह से आप नर्सरी का प्रबंधन करेंगे। नर्सरी के बाद यदि बात आती है, मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखाने की सोच रहा था, लेकिन चलिए हम ऐसे ही करते हैं, कई चीजें एक साथ करना थोड़ा मुश्किल होता है। ये आपको मैंने पूरा दिखाया। इसके बाद हरी खाद जरूर लेनी है। अब बात आती है इस समय पर जो कार्य चल रहे हैं, इस समय पर बहुत जरूरी काम जो है, सबसे पहला नर्सरी उखाड़ने का। उसमें जो ध्यान रखना है वो ये है कि किसी भी हाल में सूखे में नर्सरी नहीं उखाड़नी है, पानी भर के नर्सरी उखाड़नी है और नर्सरी की उम्र 20 से 25 दिन की होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि बड़ी है तो ऊपर से इस तरह से पत्तियां आपको काट देनी है और इस पौध का उपचार जरूर करना है। ट्रांसप्लांटिंग में आपको क्या बात ध्यान रखना है कि लाइनों में लगाएं। लाइनों में नहीं लगा सकते तो आप 2 से 3 मीटर के बाद ये जो रास्ते दिख रहे हैं, ऐसे रास्ते छोड़ दीजिए, अपने आप लाइन जैसा हो जाएगा। इन रास्तों में सनलाइट पहुंचेगी, सूर्य का प्रकाश पहुंचेगा, हवा पहुंचेगी, पौधे गिरेंगे नहीं, लॉजिंग नहीं होगी, पौधों का डेवलपमेंट अच्छा होगा। 1 से 1.5 इंच गहरा लगाइए, ज्यादा गहरा नहीं लगाना है, नहीं तो नुकसान होगा। और पॉपुलेशन प्रॉपर होनी चाहिए, 20 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर पर हमको ये ट्रांसप्लांटिंग करनी है। ट्रांसप्लांटिंग यदि आपने अच्छे से कर ली। नमस्कार डॉक्टर साहब। जी जी नमस्कार, बोलना चाहते सर हैं? आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, थोड़ा। अच्छा ठीक है, मैं और पास। हाँ सर, थोड़ी सी। जी जी हाँ जी, जी, जी। अब ठीक आ रही है क्या? हाँ ठीक है जी सर, ओके ओके, ठीक है सर। तो आपने ट्रांसप्लांटिंग में विशेष ध्यान देना है और ट्रांसप्लांटिंग के बाद अगला काम जो आपका होता है वो होता है 10 दिन हुए और आपने सीधे लिया और 2-4 दवाइयां लाके डाल दी कि साहब फूट ज्यादा होगी, जबकि फूट की कोई दवाई नहीं होती। ये जो सामने आप स्क्रीन देख रहे हैं, यही आपकी फूट की दवा है। इसको आप कीजिए। इसमें करना क्या है, बहुत आसान है। खेत में पानी भरिए ट्रांसप्लांटिंग के 10 दिन बाद। पानी भर के एक हल्का सा पाटा ले लीजिए, कड़ी ले लीजिए, 8-10 बांस बांध लीजिए और इसको पूरे को आप चलाइए। ऐसा करने से आपके खेत में देखेंगे कल्लों की संख्या भी बढ़ जाएगी और काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। कल्ले बढ़ने के साथ साथ जब हम ये चलाते हैं तो मिट्टी की ऊपरी सतह जो हार्ड जैसी हो जाती है वो टूटती है। हमारे खेत में करोड़ों की संख्या में सूक्ष्म जीव तत्व होते हैं
जब हम इसको तोड़ देते हैं तो उनका डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उनको एक तरह से समझ लीजिए ऑक्सीजन बढ़िया से मिलती है, जड़ों को भी बढ़िया से ऑक्सीजन मिलती है, तो पूरे पौधे का विकास अच्छा होता है, पौधा न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर ले सकता है। और आप देखेंगे ये जो जड़ जहाँ है, जड़ के ठीक ऊपर एक गांठ होती है जिससे कल्ले निकलते हैं, तो वो कल्ले भी बहुत ज्यादा निकलते हैं। हमने ये देखा है कि कहीं कहीं 1.5 से 2 गुने तक ज्यादा कल्ले निकले हैं। यदि आपने इसको किया है तो प्लीज कोई दवाई नहीं डालना, क्योंकि यदि आपने एक बार दवाई डाल दी तो समझिए आपके मित्र कीट जो ईश्वर ने आपको दिए हुए हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं, और फिर आपको बार बार दवाई डालनी पड़ती है। खादों की आजकल मैं बहुत फोन अटेंड कर रहा हूँ, वो खाद के लिए ज्यादा इंक्वायरी है कि साहब खाद कौन सी डालें, कैसे डालें, कब डालें। मैं उनको बताना चाहता हूँ, खाद पहली बात तो हरी खाद जरूर लेनी है। ये स्क्रीन पर कुछ बनाया है डॉक्टर विपिन कुमार की एक स्लाइड है, वो एग्रोनॉमिस्ट है, गंगवार साहब भी एग्रोनॉमिस्ट हैं, वो भी काफी अच्छी अच्छी बात बताते हैं, लेकिन इसको थोड़ा इजी वे में मुझे लगा तो मैंने कहा यही दिखाता हूँ। यदि आपने हरी खाद ली है तो आपको सिर्फ 35 किलो डीएपी डालनी है। कोशिश कीजिए एनपीके मिक्सचर आपके यहाँ सोसाइटीज में है तो एनपीके मिक्सचर का प्रयोग कीजिए। एनपीके मिक्सचर यदि आप प्रयोग करेंगे तो उसमें पोटास भी एक साथ मिल जाएगा, और यदि डीएपी कर रहे हैं तो आपको पोटास भी डालना है। पोटास कितना डालना है? पोटास आपको 30 किलो डालना है नॉर्मल में, और हरी खाद ली है तो 25 किलो डालना है। दूसरी बात यूरिया की, क्योंकि यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है हमारी, हम सबसे ज्यादा यूज भी इसी को करते हैं और नुकसान भी इसी की वजह से सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि यूरिया को ज्यादा यदि हम प्रयोग करते हैं, यूरिया का काम है पौधे की बढ़वार करना। जब हम ज्यादा किसी चीज को खींचते हैं तो उसके अंग कमजोर हो जाते हैं, और जितने बीमारी कीड़े हैं सबसे पहले कमजोर के ऊपर ही अटैक करते हैं, वहीं उनका बस चलता है। तो हमने इस बात का ध्यान रखना है, फालतू यूरिया नहीं डालनी है, फालतू पानी भर के नहीं रखना है। बासमती ईश्वर का एक ऐसा उपहार है जिसमें आपको ना तो ज्यादा खाद चाहिए ना ज्यादा पानी चाहिए, बस आपको समझने की आवश्यकता है। क्या करना है? सिंपल सी बात, जो आप यूरिया यूज करते हैं ट्रांसप्लांटिंग करने के 7 दिन बाद आप पहली डोज यूज कीजिए। वो डोज कितनी होनी चाहिए? वो डोज होनी चाहिए आपकी 60 किलो 1 एकड़ में। यूरिया 60 किलो 1 एकड़ में टोटल डालनी है, और इस 60 किलो में से हम 20 से 25 किलो पहली बार डालें, फिर उसके 15 दिन बाद दूसरी बार इतनी डालें, और फिर आवश्यकता हो तो डालें, नहीं तो ना डालें। लेकिन यदि आप 1509 उगा रहे हैं तो इसकी खुराक थोड़ी सी ज्यादा है, क्योंकि ये कम दिन में ज्यादा उपज देती है, कम दिन में तैयार होती है। इसमें आपको पूरे समय में 80 किलो यूरिया डालना है, और 80 किलो यूरिया का तरीका वही है, पहले 30 किलो, फिर 30 किलो, और फिर उसके बाद आवश्यकता होने पर बची हुई मात्रा का प्रयोग करना है। लेकिन गोब अवस्था तक प्रयोग कर लेना है, उससे पहले पहले कर लेना है, उसके बाद यूरिया का एप्लीकेशन नहीं करना है। जिंक की कमी यहाँ सभी पूरे 7 स्टेट्स में जिंक की कमी है, जो भी बासमती का एरिया है। जिंक आप जरूर डालें। यदि आप 21% जिंक यूज करते हैं जो दानेदार होता है, कई बार वो थैला बहता हुआ सा गंदा सा लगता है, तो किसान सोचते हैं कि पाउडर वाला बढ़िया ले लो, ऐसा नहीं है। पाउडर वाला 33% है वो भी ठीक है, लेकिन जो 21% है वो भी ठीक है। 21% यदि आपको लेना है तो 10 किलो 1 एकड़ में डालना पड़ेगा, और 33% लेना है तो 7.5 किलो आपको 1 एकड़ में डालना है। गोबर की खाद जरूर डालिए, नहीं तो वर्मी कंपोस्ट डालिए। और 2 पॉइंट मैं इसमें सिंपल से बताता हूँ। पहली चीज, आपके दानों में चमक अच्छी बने, आपके दाने बढ़िया बने, उसके लिए पोटास बहुत आवश्यक है, और अधिकतर भाई नहीं डालते। आजकल इफ्को, क्रबको और बहुत सारी कंपनियों के सोल्यूबल फर्टिलाइजर, घुलनशील फर्टिलाइजर 1-1 किलो के पैक में उपलब्ध है। तो आपने क्या करना है, जब बाली बाहर निकलने वाली है उससे पहले 2 किलो एसओपी होता है, सल्फेट ऑफ पोटास बोलते हैं उसको, 0-0-50, यानी कि नाइट्रोजन भी 0 है, फास्फोरस भी 0 है, 50% उसमें पोटास है, उसका एक स्प्रे कर दीजिए 2 किलो का 1 एकड़ में। इसमें आपके 125 से 150 रुपए खर्च होंगे 1 एकड़ में, सिर्फ 125 से 150,
और आप देखेंगे आपके दानों में चमक अच्छी आएगी, दाने भरेंगे अच्छे। और यदि आप और अच्छी उपज लेना चाहते हैं और थोड़ी सी ईमानदारी से खेती करते हैं, ईमानदारी से मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए खेती हमारे लिए सब कुछ है, लेकिन अधिकतर खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ईश्वर ने ऐसी जगह पर हमें बिठाया है, ऐसी जगह पर हमारे खेत हैं कि ये दुनिया की सबसे बढ़िया जमीन, जमीन भी अच्छी, पानी भी अच्छा, तो संपन्नता भी ज्यादा है। और संपन्नता जहाँ होती है वहाँ कुछ बुराइयां भी साथ में आती हैं। और वो बुराइयां क्या आती हैं? पहली बात आती है अहम। यहाँ आप देखोगे, आप खुद को सोचना, आपकी भी हमेशा एक ही सोचिए थी, मेरे गांव में मुझसे ज्यादा किसी की नहीं निकल जाए, बताओ साहब कब क्या डालना है। ऐसे नहीं करना, ये हमारा जीवन है, इसी से हमारा परिवार, इसी से हमारा सब कुछ चल रहा है। हमने शान के लिए खेती नहीं कर रहे, शान के लिए बहुत सारे दूसरे काम हो सकते हैं। तो आपने यहाँ पर फालतू नहीं करना है, ईमानदारी से, मतलब कभी कभी थोड़ा मेहनत कर ले, थोड़ा देख ले, थोड़ा चले जाएं, रोज मॉनिटरिंग कर लें, या जो करने वाले हैं उनको दिशा निर्देश देते रहें और खुद भी ध्यान रखें। तो उसमें बाली जब निकलती है उससे 30 से 35 दिन पहले बाली बनना शुरू होती है अंदर, हमें नहीं पता, जब हम काटते हैं देखते हैं आपको नहीं दिखेगा, लेकिन वो 35 दिन पहले बनना शुरू हो जाती है निकलने से। तो आपको पता है जैसे 1509 अलग उसकी अवधि है, बोने से लेके काटने तक 115 दिन ले रही है, 11-21 135 से 140 दिन ले रही है, PB1 भी लगभग इतने ही दिन ले रही है। तो 35 दिन तो लगेंगे बाली निकलने से कटाई तक। उससे 35 दिन यानी कि 70 दिन पहले कटाई से आपने क्या करना है, 19-19-19 NPK आता है, 2 किलो का स्प्रे कर दो। क्या होगा? नंबर ऑफ पेनिकल बढ़ जाएंगे, पेनिकल जो है उसमें दानों की संख्या बढ़ जाएगी, पेनिकल की लंबाई बढ़ जाएगी, जो बाली है उसकी लंबाई बढ़ जाएगी, और आपकी उपज अपने आप बढ़ जाएगी। और खर्चा कोई 100-150, हमें हजारों रुपए की दवाइयों की आवश्यकता नहीं है। दवाइयां सिर्फ तब डालनी है जब वो हमारे EPL लेवल को क्रॉस करती है। DEDF ने कई मैगजीन्स, एक बुक भी अभी निकाली है, कुछ तो हमारे एक्सपोर्टर हैं वो उन्होंने छपवा के और बांट रहे हैं, और BEDF भी अपने यहाँ से दे रहा है, और आपके पास भी KVK में पहुंच जाएंगी, आप वहां से भी ले सकते हैं। उसमें हमने ये सारी जानकारियां दी हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप पर ऑनलाइन सॉफ्ट कॉपी भी हम सबको भेज रहे हैं, गंगवार साहब को भी भेजिए और वो भी आपको सब शेयर कर लेंगे। तो उसमें एक ETL लेवल है, ETL का मतलब होता है एक ऐसा स्तर जब हमको कोई बीमारी या कीड़ा नुकसान देने लगता है। क्योंकि मैं एक बात आपको बता दूं, बहुत ध्यान से समझने की है, हमारी लाइफ से रिलेटेड है। यदि हमारे खेत में हमारी फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े या बीमारी है, तो उन कीड़े और बीमारियों को नुकसान पहुंचाने वाले दूसरे कीड़े और बीमारी, जैसे आप किसी को खाते हो ना, तो आपको भी खाने वाले जानवर हैं, और आप भी किसी जानवर को खा सकते हो। इसी तरह से हमारे खेतों की संरचना। तो यदि आप दवाई पहले डालते हैं तो ये जो हमारे मित्र कीट हैं ये मर जाते हैं, और उनके मरने से हमारे खेतों की स्थिति ऐसे हो जाती है कि बिल्कुल कोई रसगुल्ले आपने बनाए या दावत बनाई पूरी और छोड़ दी और आप चले गए कहीं, तो कोई ना कोई आएगा और खाएगा, वही बीमारी और कीड़े आएंगे और खाएंगे, क्योंकि गार्ड तो है ही नहीं। जो गार्ड ईश्वर ने दिए थे वो मार दिए हमने, तो उनको संरक्षित करने की आवश्यकता है। ETL मतलब होता है एक ऐसा स्तर जब कोई कीड़ा या बीमारी इतना बढ़ जाए कि वो हमको आर्थिक रूप से नुकसान दे, तभी जहर डालना है। आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा कुछ बीमारी कीड़े में आपकी पहचान के लिए यहाँ फोटो दे रहा हूँ, क्योंकि हम सालों से खेती करते आ रहे हैं, लेकिन अब भी हम क्या करते हैं, दुकानदार के ऊपर निर्भर रहते हैं कि दुकानदार बताएगा वो दवाई डालेंगे, हमको पता ही नहीं है। तो आप प्लीज इन्हें पहचान लें। ये सबके फोटो उस बुक में भी हैं, और ऑनलाइन हमने जो YouTube चैनल बनाया है, छोटे बड़े हर तरह के वीडियो हम डाल रहे हैं उस पर, आप उस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। सारे 20 साल एक एक चीज के वीडियो आपको उस पर मिलते रहेंगे। ये देख रहे हैं आप, पहली पत्ती, इसमें आंख जैसी शेप है, आंख जैसे निशान धब्बे पड़ गए हैं, ये आपस में मिल जाते हैं।
तो कृपया अपना स्पीकर ऑफ कर दें। अच्छा अच्छा अच्छा, बाकी लोग स्पीकर ऑफ कर दें, मैंने केवल कर जो दिया। वक्ता बोल रहे हैं, जो वक्ता बोल रहे हैं उन्हीं को बोलने दें। जी जी जी। तो ये जो ब्लास्ट है इसको पहचान ले, ये पत्ती पर आता है, फिर गर्दन पर आता है और उससे पहले गांठ पर आता है। ये तीनों उसी की फोटो है। यदि ये आपके खेत में पत्तियों पर लग रहा है तो इसका इलाज करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है कि आ गई तो इसको आपको रोकना मुश्किल है। तो शुरुआत में ही यदि लीफ ब्लास्ट आया है तभी उसकी दवाई हम डाल सकते हैं। ये जो देख रहे हैं आजकल सबसे ज्यादा किसान परेशान है, झंडा। कोई झंडा बोलता है, कोई सुर्रा बोलता है, कोई बकेने बोलता है। इसका नाम है बकेने रोग। बकेने का मतलब होता है मूर्ख, जापानी शब्द है। तो इसमें पौधे ऊंचे बढ़ जाते हैं, हल्के पीले से होते हैं, फिर पूरे सूख जाते हैं और ये समस्या बहुत तेजी से बढ़ गई है। और मैं इसे कहता हूं कि ये बासमती का कोरोना है। जैसे कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं है, कोई इलाज नहीं है, ऐसे ही खेत में आने के बाद इसका भी कोई इलाज, रासायनिक इलाज नहीं है। लेकिन यदि हम, जैसे कोरोना के लिए हमें सब सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि प्रिकॉशंस लेने हैं, ध्यान रखना है, मास्क लगाना है, डिस्टेंसिंग करनी है, ऐसे ही इसके लिए 3 काम करने हैं। पहला, अच्छा बीज, बीज का उपचार, पौध को पानी भर के उखाड़ना, और उखाड़ने के बाद जो पौध, पनीरी, पनीर जो भी आप बोलते हैं, उसको कम से कम 1 घंटा ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास के घोल में डुबो के रखना है, जिसे हम कहते हैं पौध उपचार। ये आपको जरूर जरूर करना है। ये 3 काम 4 काम किए हैं तो 95% नहीं आएगी, लेकिन ये किए हैं तो फिर भी 2-4 पौधे नजर आ सकते हैं, और कहीं का भी बीज हो सब में आ सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, जो भी पौधा नजर आए उसको जड़ समेत खेत से निकालना है। मिट्टी में दरांती चलानी है, खींचना नहीं है, टूट जाएगा। तो इसका आप ध्यान रखें, जड़ समेत खेत से बाहर निकाल दें, और निकाल के फेंके नहीं, जला दें या दबा दें। और 2 किलो ट्राइकोडर्मा प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खेत में डालें। यदि ज्यादा नजर आता है तो स्यूडोमोनास 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करें, क्योंकि ये इस समय किसान भाई बहुत पैसा इसमें खर्च कर रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको टाइम लेके डिटेल में बता रहा था। बाकी सीथ ब्लाइट आप देख रहे हैं, धब्बे बन जाते हैं सीथ के ऊपर। ये घास, जो धूप घास होती है उसके ऊपर इसका फंगस मल्टीप्लाई होता है। तो अपने खेतों को साफ रखें, खेतों को हमेशा भर के ना रखें। आप बीच बीच में खेत को सुखाते रहें। सभी बीमारियों के लिए आवश्यक है कि लगातार फ्लडिंग ना रखें। आप देख रहे हैं खेत को सुखा दें, कहीं नजर आए 2-1 पौधे, ये डोल के पास पहले नजर आएंगे, निकाल के जला दीजिए या दबा दीजिए, नहीं बढ़ेगी। और फिर भी ज्यादा बढ़ गई है तो सिर्फ उतने एरिया में इसका स्प्रे करना है जितने में ये हुई है, उससे 1-2 मीटर एक्स्ट्रा लेके। पूरे खेत में दवाई डालने की जरूरत नहीं। कीड़ों की बात करें तो ये सबसे नुकसानदायक कीड़ा, जिसे हम बोलते हैं तना छेदक, स्टेम बोरर। ये क्या करता है, गोब में नीचे छेद करेगा, सुंडी होती है, अंदर घुस जाती है, पूरे सिस्टम को काट देगी, पौधा सूख जाता है, गोब सूख जाती है, बाली निकलती है तो सूखी बाली निकलती है। इसके लिए हमारे पास बहुत सारे साधन हैं। फेरोमोन ट्रैप आप लगाइए। शुरू में ही 2 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ लगा सकते हैं। फेरोमोन ट्रैप क्या होता है मैं आपको बता दूं। एक प्लास्टिक की कीप जैसी एक संरचना है, उसमें एक रबड़ लगी होती है, नीचे एक थैली बंधी होती है। उस फेरोमोन ट्रैप में क्या होता है, जो रबड़ है उसमें इसके जो मादा है, जो फीमेल है, उसकी स्मेल होती है, गंध होती है। तो जितने नर है उस गंध को सूंघते हुए इसमें आके फंस जाते हैं। ये एक जाल बिछा दिया आपने, वो ये कीड़ा आया उससे पहले जाल बिछा दिया, उस जाल में फंस गए, नर और मादा मिलेंगे नहीं, आगे एग लेइंग नहीं होगी, तो ये बढ़ नहीं पाएंगे, खत्म। यदि आप इसी से मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो 1 एकड़ में 8 लगाने पड़ेंगे। सिर्फ देखभाल के लिए 2, बल्कि सबसे अच्छा तरीका है सुबह के समय खेत पे जाओ, डोल पर बैठो और पूरे ऐसे नजर दौड़ाओ दूर तक। पत्ती के ऊपर की तरफ इस तरह की, या एक सफेद रंग की तितली और होती है, वो बैठी नजर आएगी। यदि वो है तो फिर आपने या तो फेरोमोन ट्रैप या ट्राइकोग्रामा कार्ड, नहीं तो फर्टेरा जो आप डालते हो, वो तब डालनी है जब ये इंसेक्ट नजर आने लगे, नहीं तो नहीं। नीचे की तरफ जो तितली देख रहे हो वो लीफ फोल्डर है, पत्ती लपेटा, काफी दिखती है खेत में।
पत्तियों के बीच में आपस में जोड़ देती है पत्ती को, एक ही पत्ती के दोनों सिरों को, और बीच में सुंडी बैठ के और खुरच खुरच के हरा भाग खाती है। परेशान ना हो, नहीं डालनी है दवा। आपका भरा पूरा परिवार है, आपका एक पौधा बढ़िया से है, 10-20 कल्ले निकले हैं, पत्तियां भी 10-20 हैं, एक पत्ती का थोड़ा बहुत खा लेगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्टेम बोरर में पड़ेगा क्योंकि वो पूरी गोब सुखाएगी, इसमें नहीं पड़ेगा, तो टेंशन ना लो। कोरोना में देखा, जरूरतमंद है उनको आपने किसी को जो भी जैसे भी सहायता की, ऐसे ही यदि ये थोड़ा बहुत है और कर रहा है तो कर लेने दो। एक बारिश होगी, ये सुंडी नीचे गिर जाएगी, अपने आप खत्म हो जाएगी, जरूरत ही नहीं दवाई की। हाँ, बहुत ज्यादा बढ़ जाए तब दिक्कत होती है, तब दवाई करनी है, और दवाई भी कोई और नहीं, जब तक स्टेम बोरर आ जाएगा उसकी दवाई डालोगे उसी से खत्म हो जाएगी। बल्कि ज्यादा अच्छा है एक रस्सी ले लो, एक आदमी ने इधर पकड़ी, एक ने इधर पकड़ी, 10-15 मीटर की, और खेत पत्तियों के ऊपर तेजी से चलाते हुए चले जाओ, ये सारी सुंडी नीचे पानी में गिर जाएगी, उठ नहीं पाएगी। इसी तरह से बीपीएच है, बीपीएच बहुत नुकसान देता है। बीपीएच हमें, हमारी समस्या क्या है, हमें पता ही नहीं चलता बीपीएच। आज देखा खेत बहुत बढ़िया है, डोल पे गए, देखे, चले आए, कल पता चला पूरा एकड़ का एकड़ खेत गिर गया, और लाखों की संख्या में उसमें हॉपर है, हॉपर जिसे आप बोलते हो, फुदका, भूरा फुदका। तो हॉपर पता नहीं चलता, वो नीचे तने पर बैठा रहता है और रस चूसता है, और सैकड़ों लाखों की संख्या में हो जाते हैं। आसान तरीका, लाइट ट्रैप लगाइए। अब लाइट ट्रैप मिलता नहीं, तो ये हमने आसान सा बना दिया, डब्बा घर में होगा कोई ना कोई, कूलर की तरह 4 खिड़की बना दो, उसमें काट के चाकू से नीचे तली में पानी भरो, ऊपर की तरफ ये जो देख रहे हो यहाँ एक एलईडी लाइट आजकल बाजार में मिलती है 100-150 रुपए की, मोबाइल से चार्ज हो जाती है, मोबाइल वाले चार्जर से लगा दीजिए। आप देखेंगे बीपीएच होगा तो वो उड़ के लाइट पे आएगा, और जब घर खेत में जाएंगे देखेंगे इसमें बीपीएच आ गया, तुरंत खेत का पानी सुखा दीजिए। आपको दिक्कत है कि भाई ये 100 रुपए की लाइट कोई चुरा ले जाएगा, ये मैं नहीं कर सकता, बहुत लोग कहेंगे ऐसा, उनको और आसान तरीका बताता हूँ। डाई यूज करते हैं, पीले रंग के कट्टे होते हैं, डंडी पकड़ी होती है पेड़ों की, थोड़ी थोड़ी टहनी, डोल पे 1-2 टहनी कहीं लगाई, डाई का पीले रंग का कट्टा लिया, उल्टा करके उसके ऊपर टांग दीजिए, मतलब डोल पे वो खड़ा हो गया कट्टा, और फटा ले लो जिससे घास वाले भी ना ले जाए, और उसके ऊपर 10 रुपए का ग्रीस लाके वो लगा दो 1-2 जगह, और डोलों पर जगह जगह लगा दो 10 पीस। आप देखोगे बीपीएच आएगा, उस ग्रीस पे मत चिपक जाएगा, आपको पता चल जाएगा ना लाइट चाहिए ना कुछ चाहिए। ट्यूबवेल है, वहाँ बल्ब है, बिजली का कनेक्शन है, एक बल्ब जलाओ, पीला रंग ले आओ 20-30 रुपए का, पीला रंग कर दो दीवार के ऊपर, ट्यूबवेल है तो कमरा जरूर होगा, छोटा बड़ा जैसा भी, पीले रंग पे अट्रैक्ट होती है, और वहीं वो बल्ब जला दो और उस पर ग्रीस लगा दो जैसे कट्टे पे बताया, उस पर आएंगे, आपको पता चल जाएगा, खेत से पानी सुखा दो। ये कैंसर है, ये कैंसर भी नहीं, ये ब्रेन हेमरेज है बासमती का, एकदम से नुकसान कर देता है। आप कई तो ऐसे देखे दवाइयां डाल रहे हैं और खुद को अस्पताल ले जाना पड़ता, तो इसको यदि शुरू से ही ऐसे करोगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, और आप आराम से इसका कंट्रोल कर सकते हैं। और ये बहुत आसान तरीका है, बहुत आराम से आप इससे मॉनिटरिंग कर सकते हैं, और अपने जरूरी नहीं है कि मैंने जो डिब्बा आपको ये दिखाया है इसी तरह का डिब्बा आप लें, डिब्बे आपके घर में जैसे हो वैसे ले लें, आराम से खेत में लगा सकते हैं। जो फेरोमोन ट्रैप बताया था वो ये है, और ये ट्राइकोग्रामा कार्ड, फेरोमोन ट्रैप बाजार में मिल जाएंगे, ये डिब्बा आप अपने घर में बना लोगे, ये हम लाइट ट्रैप जो हमने बताया, या जो ट्यूबवेल पर आपने पीले रंग से पेंट कर दिया, और इस तरह से आप कर सकते हैं, आप आराम से इस काम को कर सकते हैं। लेकिन ये जो आप देख रहे हो पोस्ट कार्ड जैसा, ये ट्राइकोग्रामा है, ये भी स्टेम बोरर के लिए है। इसमें क्या होता है, एक पैरासाइट होता है ट्राइकोग्रामा, इसके अंडे हैं बहुत सारे, ये आपको जैव नियंत्रण प्रयोगशाला में मिलेगा, केवीके आपको उपलब्ध करा देगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ये बहुत बनाती है, हरियाणा पंजाब तक के किसान यहाँ से लेके जाते हैं, डॉक्टर राजेंद्र सिंह है वहां पर, तो आप इसको भी ले सकते हैं। 45 रुपए का एक आता है, 2 लगाने हैं 1 एकड़ में। शाम के समय ये जो पट्टियां सी देख रहे हैं ना, कैंची से काटो, स्टेपलर लेके पत्ती के नीचे की तरफ शाम को लगा दो, इसमें से ये जो पैरासाइट है निकलेंगे, जहां जहां स्टेम बोरर के अंड समूह होंगे, एग मास होंगे, वो सारों को ये हैच कर देंगे और उनका काम खत्म हो जाएगा। मैं बीच में बता दूं,
हमारे बीच डॉक्टर AK सिंह सर आ चुके हैं, जो IARI के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक हैं, और बासमती पर जितना एक्सपोर्ट होता है हिंदुस्तान से 90% जो एक्सपोर्ट है वो सर के इंस्टीट्यूट की वैरायटी है और सर ने ही बनाई है और बहुत काम कर रहे हैं। तो सर आपका स्वागत है। मैं यदि आप समय थोड़ा सा हो तो मैं कंटिन्यू करूं, नहीं तो पहले हम आपको सुनना चाहेंगे और फिर आपके बाद में आगे कंटिन्यू कर सकता हूं। हेलो सर, आवाज आ रही है? सर, AK सिंह सर, आवाज आ रही है हमारी? मेरी आवाज नहीं आ रही है। ओके, तो मैं कंटिन्यू करता हूं अभी। सर जैसे आप फोन पे बात कर लीजिए, यदि वो कहेंगे तो फिर। तो इसके बाद जो बात आती है, मैंने आपको कीड़ों के बारे में बताया, बीमारियों के बारे में बताया। अब मुश्किल से 5 मिनट में और लूंगा, क्योंकि हम सब भी चाहते हैं आप लोगों को ज्यादा सुने, और सर भी आ गए हैं और लोगों को भी कई वक्ता हैं बोलने वाले। मैंने जैसे पहले ही बात कहा, बीज की बात, बीज अपना अच्छा होना चाहिए। बीज में हमें क्या ध्यान रखना होता है, कुछ टेक्निकल चीजें हैं, लेकिन मैं टेक्निकल को छोड़ देता हूँ और सिंपल भाषा में आपको बताता हूँ। यदि हमें दुनिया का सबसे अच्छा बीज बनाना है, यदि हमें दुनिया का सबसे अच्छा बीज बनाना है, तो पहला काम है वो ये है कि हमको पहले अपने ऊपर विश्वास करना होगा और ये दृढ़ निश्चय करना होगा कि मैं जो बीज बना रहा हूँ वो दुनिया का सबसे अच्छा बीज है। यदि आपने सोच लिया कि वर्ल्ड का सबसे अच्छा बीज आप बना रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप बना पाएंगे। क्या करना है, बहुत आसान तरीका। जो शक्ति आपके पास सबसे अच्छी है, पहचानने की शक्ति, इन आंखों का प्रयोग करना है। आप पहले से मार्क कर लीजिए कि ये जो खेत है, पहले से मार्क कर लीजिए कि ये जो खेत है, इस खेत में जो भी धान पैदा हो रहा है उसको मैं बीज के लिए प्रयोग करूंगा, और उसमें कोई भी दूसरे तरीके के पौधे को नहीं होने दीजिए। बहुत से पौधे निकलेंगे, वॉलंटियर प्लांट्स होते हैं, यानी पिछले साल के जो पड़े हैं वो भी निकल सकते हैं। जो भी अलग नजर आए उसको काट देना है। बिल्कुल भी यहाँ लालच नहीं करना कि बाद में काट देंगे। कोई भी पौधा इन आंखों को जरा भी अलग लगे, काट दीजिए। आपको बार बार ये ध्यान रखना है कि आप दुनिया का सबसे अच्छा बीज बना रहे हो, फ्री में बता रहा हूँ। क्या करेंगे, जैसे आप 11-21 का बीज बना रहे हैं, कुछ पौधे 11-21 के ही होंगे लेकिन थोड़े से ऊंचे होंगे, कोई कोई पौधा थोड़ा नीचा होगा, कोई देखोगे आप पत्ती किसी की थोड़ी बहुत अलग नजर आ रही होगी। जैसे भी आपको इन आंखों को जरा भी शक हो कि कुछ अलग है, बस उस पौधे को काट देना है। इस तरह से यदि आपने खेती की, और रोगिंग, इसको हम बोलते हैं रोगिंग, ये आपने की, तो आपके खेत इस तरह के नजर आएंगे। आप BEDF फार्म पे आइए, कभी भी सीजन में आइए, पूरे साल आपको हमारे यहाँ ऐसे ही मिलेंगे। और आपके सिर्फ BEDF नहीं, बहुत सारे गांव, बहुत सारे किसान इसी तरह से अब खेती कर रहे हैं। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अच्छा, जब बाली निकलना शुरू होती है उस समय पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना। कुछ पौधों में देखेंगे बाली पहले निकल आती है ना, कुछ में देखोगे बहुत बाद में निकलती है, आराम से धीरे धीरे। तो जो बाली पहले निकल आई उनको भी काट देना है, क्योंकि हम दुनिया का सबसे अच्छा बीज बना रहे हैं, 100% जेनेटिक प्योरिटी मेंटेन करना चाहते हैं। तो आपने जो एक जैसे पौधे हैं, एक बराबर के हैं, एक जैसी बाली हैं, उनको आप सेलेक्ट कीजिए। वो जो आपकी फसल होगी वो बीज की फसल होगी। ये ध्यान रहे, मैंने यहाँ कहा है बीज की फसल होगी, बीज नहीं होगा। बीज कैसे बनेगा वो मैं अभी बताऊंगा, लेकिन बीज की फसल आप इस तरह तैयार। कटाई कैसे करनी है, अब बात सीधी आती है। आपका प्रश्न भी था, मैडम से था, नैयर साहब से भी, आपने GM साहब से भी किया कि साहब किसानों को रेट तो मिलना चाहिए। तो रेट मिलना नहीं, रेट लेना भी हमें सीखना होगा। हम किसान भाइयों को ये बात सोचनी है कि हम कैसे अपने खरीदार से पैसा उससे ज्यादा निकालें उसकी जेब से। देखिए, जब आप मंडी में बेचने जाते हैं, अब मैं जो 2-3 बात बता रहा हूँ वो वही है जो आपको ज्यादा रेट दिलाती है।
जब मंडी में हम बेचने जाते हैं तो खरीदार क्या करते हैं, ढेरी में हाथ डाला, एक दाना भी दूसरा मिला आपके 100 रुपए कट, फिर मुट्ठी बंद की, सूखा है कि गीला है ये देखता है, और फिर क्या देखता है, ऐसे करके रगड़ा लगाता है, फिर चावल निकल जाता है उसका, फिर कहता है आपको मिलेगा 3200 और आपको मिलेगा 3000, भले ही दोनों एक जैसे। वो क्या देखता है, वो ये देखता है कि हेड राइज रिकवरी कितनी है। जिस किसान की, जिस माल में हेड राइज रिकवरी ज्यादा होगी उसको वो ज्यादा पैसा देगा, जिसकी हेड राइज रिकवरी कम होगी उसको कम देगा। हेड राइज कैसे बने, देखो हम हाथ से कटाई करते हैं, जमीन से मिला के काटा, बिछा दिया, सुखाने के लिए छोड़ दिया। जो कंबाइन से करते हैं उनकी बात अलग है, उनको तो वैसे भी 200 से 300-400 रुपए पर कुंटल तक कम मिलती है, क्योंकि उसमें ब्रोकन बढ़ जाती है, हेड राइज कम हो जाती है, मॉइस्चर ज्यादा होता है। इसमें क्या करना है, हाथ वालों को जमीन की सतह से 6 से 8 इंच ऊपर से काटिए, और ऊपर से काटने के बाद उसको आप इस तरह से सुखाएंगे तो दाने मिट्टी के संपर्क में नहीं आते, दानों का रंग खराब नहीं होता, दानों की चमक खराब नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, आप देखो ये जो दाना है ना, अगली साल बोते हो तो फिर उगाता है, यानी कि ये भी सांस ले रहा है, ये भी जिंदा है, ये कोई डेड चीज नहीं है। जब सांस ले रहा है, और हमारी कटाई कब होती है, अक्टूबर के आखिर में, नवंबर में। धान के खेत की जमीन गीली, तो एक तो नीचे से मॉइस्चर, ऊपर से दिन में धूप, तो क्या होता है, संकुचन होता है, क्रैक्स बन जाते हैं, जैसे ही मिल में गया चावल टूटता जाता है। आप इस तरह से कीजिए, टूटेगा कम, आपको रेट ज्यादा मिल जाएगा। अब बात आती है, मैं एक और चलाता हूं आपको, किस तरह से, मैंने एक बात अभी आपको बताई थी कि धान का बीज तो बना लिया, लेकिन फसल तो पैदा कर ली, बट बीज कैसे बनेगा। देखो बीज बनता है मशीनों से, मशीन यानी कि सीड प्रोसेसिंग प्लांट, और वो मशीन लगती है 25-30 लाख रुपए की। यहाँ मैं आपको फ्री में वो मशीन दिखा रहा हूँ, आप इस वीडियो में देखेंगे। जो आपने बीज की फसल काटी है उसको थ्रेसिंग करने का तरीका ये है कि एक जगह आपने जो भी पीटते हो, जिसके ऊपर ड्रम हो या कुछ और हो, उसको रखेंगे, और बाकी एक ड्रम अलग रखेंगे जैसे यहाँ रखा है, और क्या करेंगे, आप आए, एक चोट हल्की सी यहाँ मारी और बाकी सारा दूसरी जगह झाड़ना है। सिर्फ एक बार पहली चोट इधर मारनी है, बाकी सारा दूसरी जगह झाड़ना है। इससे क्या होगा, देख रहे हो ना आप, सिर्फ एक बार। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो दाने शुरू में बने थे, जो प्राइमरी टिलर होते हैं, उन पर जो दाने बनते हैं वो लंबे, बढ़िया, मजबूत, विगर वाले, ओजपूर्ण, पहलवान होते हैं। और जो पहले निकला है, पहले बना है, वो पकता भी पहले है। जो एक चोट आपने मारी थी अभी जैसे देखा, वो एक चोट में सिर्फ वो शुरू वाले दाने गिरते हैं, और बाकी सारे दाने आपने दूसरी जगह झाड़ लिए। ये जो दूसरी जगह झाड़े ये सारे मंडी चले जाएंगे, और जो पहली जगह जो आपने झाड़ा है ये आपका बीज हो गया। इसको अच्छे से साफ कीजिए, अच्छे से सुखाइए, और सुखा के एक थैले में इसको रखिए। हाँ, 2-3 बातें ध्यान रखना, क्योंकि ये बात मैंने बहुत जगह बताता हूँ और किसान भाई करते हैं, बट कई बार क्या होता है, आपने बहुत मेहनत की, और जो बहुत मेहनत करके बनाते हैं उसका ध्यान ज्यादा रखने लग जाते हैं। ज्यादा रखने में क्या होता है, किसी ने क्या किया कि स्टील का डिब्बा लिया और उसमें संभाल के रख दिया, बोला साहब चूहा बुआ नहीं लगेगा, लेकिन पता चला वो आधा भी नहीं जमा, क्योंकि मैंने अभी बताया ये जिंदा है, इनको सांस चाहिए। तो जो आपने रखना है वो जूट के बोरे में या कपड़े के थैले में रखना है, हवादार रखना है। ऐसे नहीं कि एयर टाइट कर दो, प्लास्टिक के डिब्बे में बंद कर दो, पॉलीथीन में कर दो, इस बात का ध्यान रखना है। और भी यदि आप थोड़ा और अच्छा चाहते हैं कि और बढ़िया कोई तरीका हो जिससे हम ये काम कर सकें, तो उसका भी मेरे पास एक तरीका है। वो आपने क्या करना है, मतलब इससे भी अच्छा यदि आप बीज बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है। थोड़ी मेहनत में क्या करेंगे, पहला काम करेंगे, जब आपके खेत पक्के तैयार हो जाए, जब आपका खेत पक के तैयार हो जाए, उस समय पर खेत में जाएं, पौधे को, जो अच्छे पौधे हैं, नीचे से ऊपर तक ऐसे पकड़ते हुए ले जाएं, और जो सबसे ऊपर वाली बाली होगी, सबसे ऊंची वाली, वो प्राइमरी टिलर है, कैंची ले जाओ, ऐसे ऐसी बालियां
1000 500 जितनी आप मेहनत कर सकते हो काट के लिए। फिर आप आराम से कमरे में बैठो, एक एक बाली को देखो, हाँ ये बाली पूरी बहुत अच्छी है, दाने में दाग धब्बा कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया है, छांट लीजिए, जरा भी प्रॉब्लम है बाली हटा दीजिए। ऐसे करके 200-300 बाली छांट लो। फिर इन बालियों को छटी हुई को पकड़ो, ऊपर का 2/3 छोड़ के नीचे के 1/3 पे फिर कैंची चला दो, नीचे के दाने हल्के होते हैं, छोटे। इस तरह से यदि आप 1, 2, 3, 5 किलो भी बीज बना लोगे तो ये कई लाख रुपए किलो के हिसाब से भी आपको बाजार में मिलने वाला नहीं है। सफाई करनी है, अच्छे से सुखाना है। तो ये छोटी छोटी बातें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। और क्योंकि हमारे बीच में अभी डायरेक्टर IARI डॉक्टर AK सिंह साहब और डायरेक्टर पटेल जी 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 सर आप, हाँ सर अभी आ रहे हैं सर, 2 मिनट समय चाहिए सर को, आप कंटिन्यू करिए सर। अच्छा नहीं, मैं आ गया हूँ, मैं यहाँ पे हूँ ऑलरेडी हूँ। अगर रितेश ने खत्म कर लिया है अपना, जी अगर सर, नहीं पूरा हुआ है तो यू कैन कंटिन्यू, अदरवाइज नहीं सर हम आपको सुनना चाहते हैं। मैंने जो मेन बात की काफी देर से कर ली है, और मैं लास्ट में बस इतना ही किसानों को बता रहा था कि BEDF ने अपनी हेल्पलाइन भी चला रखी है, एक अलग से नंबर दिया हुआ है, ये मेरा नंबर भी है, और हर एक्टिविटी हर प्रॉब्लम के लिए हम वीडियो बना के अपने इस YouTube चैनल पर डाल रहे हैं, जिसमें आप सिर्फ डॉक्टर रितेश शर्मा बासमती डालेंगे आ जाएगा। और बहुत सारे वीडियो हैं, कई लाख लोग इसको देख भी रहे हैं, और आप लोग यहाँ से भी फायदा उठा सकते हैं। बाकी आपके जो प्रश्न होंगे बाद में हम तब सुनेंगे। गंगवार साहब प्लीज आप कंटिन्यू। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे प्रतिभागियों को बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। और जो आज का हमारा मुख्य विषय है वो भी यही है कि निर्यात योग्य बासमती धान कैसे पैदा करें। आपने इस विषय में हमारे किसान भाइयों को जो जानकारी दी है, मैं समझता हूँ उससे सभी लोग लाभान्वित होंगे, और अल्टीमेटली क्या होगा, हमारे देश का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगा, और जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो निश्चित रूप से किसान भाइयों को अच्छा दाम मिलेगा, और अच्छा दाम जब मिलेगा तो निश्चित रूप से उनकी स्थिति अच्छी होगी। अब मैं सर हमारे देश के प्रतिष्ठित संस्थान IARI के निदेशक आदरणीय डॉक्टर AK सिंह साहब हमारे बीच में आ चुके हैं, और मैं प्रतिभागियों को बताना चाहूंगा कि डॉक्टर AK सिंह सर इस देश की ही नहीं दुनिया की वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने बासमती धान की विकसित प्रजातियां जो पैदा हुई हैं, विकसित प्रजातियां जैसे आपका 1121 है, जैसे आपका पूसावन है, जैसे आपका और इस तरीके की प्रजातियां हैं जो परंपरागत प्रजातियों से अलग हैं, उनके विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और मैं तो ये कहूंगा कि देश के अंदर बासमती के मामले में 2 ही हमारे ऐसे ब्रीडर हुए हैं, या तो डॉक्टर BP सिंह सर थे पहले, और उनके बाद में सर हैं कि सर ने पूरे देश में बासमती की अच्छी प्रजातियों में वो भूमिका निभाई है कि आज हम जो बासमती के बारे में जो समझ पा रहे हैं या अलग से चर्चा कर रहे हैं। सामान्यतः जो चर्चा होती थी वो धान के ऊपर होती थी, धान के उत्पादन की बात होती थी, लेकिन आज हम बासमती की बात कर रहे हैं, तो ये जो श्रेय जाता है वो डॉक्टर AK सिंह सर को जाता है। और मैं सर आपका अपनी ओर से और सभी प्रतिभागियों की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और सर उम्मीद करता हूं कि आप हमारे प्रतिभागियों को अपने मार्गदर्शन से लाभान्वित करेंगे। सर डॉक्टर AK सिंह सर। धन्यवाद डॉक्टर नरेंद्र। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने सभी किसान भाइयों से जुड़ने का यह कार्यक्रम BEDF के माध्यम से चलाया, और हमको भी इसमें भाग लेने का मौका मिला। मैं सभी किसान भाइयों का अपनी तरफ से पूषा संस्थान की ओर से इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। मैं देख पा रहा हूं कि गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हम लोग हमेशा बासमती के भविष्य को लेकर के, बासमती उगाने वाले किसानों के भविष्य को लेकर के चिंतित रहते हैं, और ये लड़ाई हम लोग कई दशकों से लड़ते आ रहे हैं और अभी भी लड़ रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि COVID-19 के चलते जो परिस्थितियां पैदा हुई उसके
कारण आज हम लोग इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से दूर दराज गांव में बैठे हुए किसान भाइयों से जुड़ पा रहे हैं, जो कि अन्यथा संभव बिल्कुल नहीं था। जहां तक बासमती की खेती की बात है, रितेश ने आपको बहुत अच्छी जानकारी दी किस प्रकार से हम बासमती की खेती करें, क्या क्या सावधानियां उसमें बरतें, अपना बीज हम किस प्रकार से बनाएं, और खुद का बीज अगर आप बना करके अपनी खेती करते हैं तो बीज के ऊपर जो खर्च आता है उसमें आप कमी कर सकते हैं और गुणवत्ता भी बरकरार रख सकते हैं। क्योंकि आमतौर पे अक्सर देखते हैं बहुत सारी कंपनी जो बीज बेचती हैं बाजार में, वो भी मंडी में जाती हैं और जो ही एक किस्म की ढेरी आती है तो सबसे अच्छी ढेरी को देख करके और वहीं से खरीद ले आते हैं, अपने फैक्ट्री में ला करके उसको हवा लगाते हैं, ग्रेडिंग करते हैं, फिर बोरिंग भर करके आपको बेच देते हैं। तो आप ही का माल आपके हवाले कर देते हैं, थोड़ा सा उसमें जो है सफाई भाई कर देते हैं। ज्यादातर लोग इसी तरह का काम करते हैं। कुछ अच्छी कंपनी है, सबके लिए ये बात लागू नहीं होती है, लेकिन अब जैसे रितेश अपने यहाँ जो बीज पैदा कर रहे हैं, BDF का बीज मेरठ में संस्थान स्थापित होने के बावजूद भी मैं देखता हूँ पूसा 1401 का बीज देने के लिए किसान पंजाब से, हरियाणा से, दूर दराज क्षेत्रों से आते हैं, क्योंकि बीज की गुणवत्ता वहां से मिलती है। उसी तरह से हमारे यहाँ जो क्षेत्रीय केंद्र करनाल में है पूसा संस्थान का, वहां से भी किसान भाइयों से अनुरोध है कि या तो अपना माइक जो है म्यूट कर लें या शांति बनाए रखें, ताकि जो मैं बात कह रहा हूँ उसको अच्छी तरह से आप सुन पाए। बीच बीच में डिस्टर्बेंस हो जाता है तो ध्यान भंग हो जाता है। तो जो क्षेत्रीय केंद्र करनाल में है या पूसा संस्थान में, दोनों जगहों पे हम बीज पैदा करते हैं और बहुत सारी और हमारे लाइसेंसी हैं जिनके माध्यम से भी हम बीज पैदा करा करके किसान भाइयों को उपलब्ध करते हैं। अपनी वार्ता में हम थोड़ी सी जो बासमती की क्या प्रमुख समस्याएं हैं और कैसे हम वैज्ञानिक अनुसंधान के द्वारा उसका निदान कर रहे हैं, इस बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। और मैं अभी अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर करता हूं। और नरेंद्र, जरा हमको अलाउ करिए शेयर करने के लिए, हमारी स्क्रीन शेयर करने के अलाउ करिए। ये हमारा डिसेबल किया हुआ होस्ट के द्वारा, ताकि मैं शेयर कर सकूं अपना स्क्रीन। कंट्रोल आपके पास है नरेंद्र? हेलो सर, एक रिक्वेस्ट आएगी क्या उधर से शायद? रितेश आप करिए। हाँ मैं कर रहा हूँ, लेकिन इसमें मुझे 1 सेकंड। हाँ 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 सर, आप एक बार रिक्वेस्ट भेजेंगे ना सर? रिक्वेस्ट तो आप भेज रहे हैं, इसमें हम स्क्रीन शेयर क्लिक कर रहे हैं तो होस्ट डिसेबल पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग, आपके उसमें राइट हैंड साइड में एक सिक्योरिटी बटन होगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अलाउ उनका ऑप्शन आएगा वहाँ। सर मैं वही देख रहा हूँ। आपको होस्ट बना, आप अपने हाँ तो अब हमारे समस्या आप लोग हमारी स्क्रीन देख पा रहे होंगे। मैं आपको किसी के फोन से आवाज आ रही, जरा थोड़ा सा इसको बंद कर ले, डिस्टर्बेंस आ रही है। सभी पार्टिसिपेंट से अनुरोध है कि अपना स्पीकर ऑफ कर ले। अमरीश कुमार, कृपया अपना बंद कर लीजिए, बार-बार खोल दे रहे हैं आप। मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, बंद करिए, आपको ये समझ हो रहा है। डॉक्टर साहब, आप स्वामी सबका स्पीकर ऑफ कर दीजिए। अच्छा, तो अब मैं बताना चाहूंगा कि जैसा कि आप जानते हैं, जो बासमती की हमारी पुरानी किस्में, खासकर ताड़ी बासमती, बासमती 370, ये काफी लंबी होती थी, इनकी ऊंचाई, और अक्सर गिर जाया करती थी, पैदावार बहुत कम होती थी।
तो पूसा संस्थान में जो अनुसंधान कार्य शुरू हुआ 1960 के दशक में, उसके चलते जो पहली बासमती की बौनी किस्म थी 1989 में विकसित हुई, जिसको हम पूसा बासमती 1 या मुच्छल के नाम से जानते हैं। अब इसकी खेती धीरे धीरे कम होने लगी है। पहले तो बहुत बड़े पैमाने पे खेती होती थी और किसान इसको कलिंगाफाड़ बासमती के नाम से जानते थे। 1995-96 से लेकर के करीब 2005 तक इसकी खेती बढ़े। बाद में इसमें पत्ती का झुलसा रोग काफी लगने लगा और किसानों ने इसकी खेती कम कर दी। अभी भी कुछ क्षेत्र हैं देश के जहाँ पे इसकी खेती बड़े पैमाने पर होती है, खासकर जो पानीपत, ये घरौदा, सफीदो, इस एरिया में कुछ हद तक इसकी खेती होती है। दूसरी किस्म हमारी जो आई पूसा बासमती 1121 2003 में विकसित की गई और इसको पहले राज्य सरकार के द्वारा विमोचित किया गया। 2008 में फिर से इसको सेंट्रल के द्वारा रिलीज किया गया और आज यह किस्म करीब 9 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में इसकी खेती की जाती है। और जितना हमारा बासमती चावल निर्यात होता है उसमें 1121 का सबसे प्रमुख हिस्सा है। 2013 में हम लोगों ने पूसा बासमती 1509 किस्म का विकास किया जो 125 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाती है। और 1121 की जो खामियां थी, खासकर उसका अवधि उसकी 145 दिन की थी, गिर जाती थी और झड़ भी जाती थी, थोड़ी कटाई में देर हो जाती थी। तो ये समस्याएं थी, उसको दूर करते हुए 1509 निकाली गई, जिसमें पानी कम लगता है और यह पककर 125 दिन में तैयार हो जाती है, झड़ती भी नहीं है। पैदावार इसकी जो सबसे अच्छी पैदावार कुछ किसान भाई जो प्राप्त किए हैं, करीब 30-32 क्विंटल तक एकड़ में इसकी पैदावार प्राप्त की है और खासकर तराई के क्षेत्र में गर्मी के सीजन में भी इसको लगाते हैं। और इस साल इस किस्म का रकबा काफी बढ़ा है, करीब करीब इसका रकबा जो है 6 से लेकर 7 लाख हेक्टेयर के आसपास हो गया है। पंजाब में जैसा कि आप जानते हैं सरकार का यह प्रयास रहा है कि जो लंबी अवधि की किस्में हैं उनका रकबा घटाया जाए और उसके चलते पूसा 44 की खेती काफी कम हुई है और 1509 की तरफ लोग काफी ध्यान दिए हैं। इसका एक फायदा और यह भी है कि 1509 की खेती करने के बाद आप आलू लगा सकते हैं, आलू के बाद मिर्च लगा सकते हैं। इस प्रकार से कई किसान हैं जिनको मैं प्रत्यक्ष रूप से जानता हूँ। नेक सिंह खोंक एक किसान है पटियाला के पास और वो ये धान, आलू, मिर्च की खेती करते हैं और एक हेक्टेयर में करीब 4 लाख रुपए सालाना उनका मुनाफा होता है। तो इस तरह से जो 1509 किस्म है वो आपको फसल चक्र को और सघन करने की एक ऑप्शन या विकल्प देती है। गुणवत्ता में 1121 के बराबर इसका दाना पकाने की बात होता है। इस प्रकार से आप देखेंगे सन 1930 में जो किस्म बासमती 370 विकसित की गई थी उसके दाने की लंबाई पकाने के बाद 12 से 13 मिलीमीटर की होती थी। आज पूसा बासमती 1509 किस्म है, इसके दाने की लंबाई बाद करीब 22 से लेकर 25 मिलीमीटर की हो जाती है। तो थोड़ा चावल पकाइए और कई सारी प्लेट्स बना सकते हैं उससे। होटल इंडस्ट्री को इसका बहुत बड़ा फायदा होता है क्योंकि इसका वॉल्यूम एक्सपेंशन ज्यादा होता है और इसलिए ये किस्में काफी प्रचलित हुई। और इसका सबसे बड़ा जो प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि बासमती किस्मों के विकास से, पैदावार बढ़ने से जो है हम करीब 33,000 करोड़ रुपए का बासमती चावल का निर्यात प्रति वर्ष करते हैं और इसका सीधा फायदा किसानों को होता है जो बासमती के किसान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जो मुख्य रूप से समस्याएं बासमती की खेती में हैं उसमें कुछ बीमारियां हैं जो कि बहुत ज्यादा लगती हैं। इसमें पत्ती का झुलसा रोग है, झोंका रोग है जिसको हम ब्लास्ट की बीमारी बोलते हैं। इसके अलावा चेपा या तेला होता है जिसकी वजह से पूरी फसल आपकी सूख करके बर्बाद हो जाती है। 2 दिन 3 दिन आप खेत में न जाएं, पता चला कि अगर चेपा आ गया तो पूरा खेत बर्बाद हो जाता है। और ऐसे खेत से बीज आप बिल्कुल नहीं पैदा कर सकते हैं क्योंकि ये दाने का रस भी चूस लेता है। वैसे लगता तो है ये तने में, लेकिन तने से जब रस चूसना शुरू करता है तो दाने के अंदर जो दूधिया दाने होते हैं उनका रस भी ये चूस लेता है और दाने सूख करके पहिया हो जाता है बिल्कुल जो है। तो इस तरह से ये मुख्य समस्याएं। और सीथ ब्लाइट जो है एक दूसरी समस्या है जिसमें कि बहुत ज्यादा नुकसान किसानों का होता है और इनका नियंत्रण करने के लिए किसान फंजीसाइड जो कवकनाशी दवाएं हैं, फफूंदनाशी दवाएं हैं, उनका प्रयोग ज्यादा मात्रा में करते हैं। 2,000-3,000 रुपए प्रति एकड़ खर्चा दवाइयों का आ जाता है। तो इसको दूर करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम रोगरोधी किस्मों का विकास करें ताकि इन किस्मों के ऊपर जब रोग न लगे, बीमारी नहीं लगे, कीड़े नहीं लगे तो दवा छिड़कने की आवश्यकता नहीं होगी और इस प्रकार दवा के ऊपर जो खर्च होता है उसकी कमी आएगी आपकी। और उसका दूसरा फायदा होगा कि एक बार
दवा, अब जब हम अंधाधुंध छिड़काव करते हैं दवा का, तो दाने के अंदर दवा का अवशेष रह जाता है। और ऐसा बासमती चावल जब हमारा विदेशी बाजार में जाता है तो वहाँ पे मूल्यांकन उसका होता है तो उसको मूल्य नहीं मिलता है, और कई बार हमारी खेप को वापस कर दिया जाता है। यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे देश हैं, गुप्ता जी बैठे हुए हैं, ये लड़ाई हम लोग लगातार लड़ रहे हैं कि उन्होंने ट्राइसाइक्लाजोल दवा जो है, जो बीम के नाम से आती है, बाजार में मिलती है, जिसका किसान भाइयों को भी, क्योंकि ट्राइसाइक्लाजोल दवा जो है काम है, काफी प्रभावशाली दवा है, इसलिए किसान भाई इसका प्रयोग करते थे। लेकिन इसका सीधा आधार हमारे जो निर्यात के ऊपर होता है, तो हम लोग पीछे कई वर्षों से अपीडा के माध्यम से, बीएडीएफ के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं किसान भाइयों को समझाने के लिए कि ट्राइसाइक्लाजोल का प्रयोग न करें, और इसका करें तो सही मात्रा में, सही समय पर, सही तरीके से। ये तीनों चीजें बहुत जरूरी है। और सही दवा, सही तरीका, सही मात्रा, सही समय, ये 4 बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो अवशेष आपका नहीं मिलेगा ट्राइसाइक्लाजोल प्रयोग करने के बाद भी। अब इसमें पत्ती का झुलसा रोग, जैसा कि मैंने बताया, इसके लिए हमने अनुसंधान कार्य किया। तो एक किस्म हमारी पूसा 1460, जिसको हम इम्प्रूव पूसा बासमती मन के नाम से जानते हैं, ये हम लोग लेकर के आए थे। अब तो खैर ये किस्म नहीं चलती है, लेकिन कुछ समय तक काफी मात्रा में चली थी। इसकी समस्या सिर्फ किसानों ने ये बताई थी कि झड़ने में बहुत दिक्कत देती है। अगर 1121 को आप 2 बार पीटिए तो इसके बाद सारा दाना अलग हो जाता है, लेकिन 1460 को झाड़ने आपके कंधे जो है दर्द करने लगते हैं। और जो मजदूर होते हैं इसकी झड़ाई के लिए 1 एकड़ का 4000 रुपए मांगते हैं, जबकि दूसरी किस्में जो है 1121 और 250 में, 2500 में, 3000 में झाड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये एक समस्या है ऐसी, जिसका समाधान हम लोग नहीं कर पाए थे। अभी भी इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं कि कैसे इसको हम झड़ने में आसान बनाएं। इसके अंदर पत्ती का झुलसा रोग नहीं लगता है, वो इसकी खासियत है। इसी तरह से जो एक दूसरी सबसे बड़ी समस्या हमारी वो है गर्दन तोड़ बीमारी की है। ये फील्ड जो है 1401 फील्ड है जिसमें कि गर्दन तोड़ बीमारी लगी हुई है। आप देखिए सारी बालियां, इतनी बढ़िया बाली निकली हुई है, लेकिन सारी बाली ऊपर से सूख गई है। गर्दन तोड़ इसको इसलिए बोलते हैं कि गर्दन से ही ये टूट करके बाली लटक जाती है, और ये फफूंद के द्वारा होता है, और उस फफूंद का नियंत्रण ट्राइसाइक्लाजोल के द्वारा किया जाता है। अब हम लोगों ने अनुसंधान के द्वारा ऐसी किस्मों का विकास करने का, देखिए यहाँ पे गर्दन टूटी हुई है, हमारे पुराने सहयोगी डॉक्टर AK सिंह जो हमसे पहले संस्थान के निदेशक थे, इनको लेकर के मैं उड़लाना गांव में गया था, और वहां पे किसान के खेत में करीब 10 एकड़ का खेत 1401 का बिल्कुल सूख गया था, और इस स्टेज आकर था किसान उस समय कुछ नहीं कर सकता था सिवाय कि खेत में आग लगाने के, क्योंकि इसको कटाई में भी मजदूर, इसको बाहर पुआल निकालना भी इतना जो है उसके लिए मुश्किल होता। तो ये गर्दन तोड़ बीमारी का जो है, इसमें 4 लोग इंतजार कर रहे हैं, इनको एडमिट कर लेते हैं। अवधेश कुमार हैं, अभयराज सिंह चहल हैं, और एक और साथी हैं। तो इस बीमारी के निदान के लिए फिर हम लोगों ने जो अनुसंधान कार्य शुरू किया, उसमें आप देखें कि एक धान की किस्म है जिसको हम IRBL 9W बोलते हैं, और इस किस्म के अंदर जो है वह बीमारी बिल्कुल ब्लास्ट की बीमारी, झोंका रोग नहीं लगता है। ये ऊपर जैसा देख रहे हैं पूसा बासमती 1 है, जो कि हमने मलान में, हिमाचल प्रदेश में ब्लास्ट बहुतायत में आता है किसानों के खेत में। यहाँ पे देखिए सारे पौध जो है जल करके राख हो गई है, ये झुलसा रोग लगने की वजह से। उसी के नीचे पूसा बासमती 1 में जब हमने एक जीन डाला है PI9 के नाम से, तो इसके ऊपर झुलसा रोग, ये झोंका रोग बिल्कुल नहीं लगता है, जो ब्लास्ट की बीमारी है बिल्कुल नहीं लगती है। तो इतना प्रभाव एक जीन का होता है। और यह डालने के बाद हमने फिर जो है एक नई किस्म निकाली, जिसको हम पूसा बासमती 1637 के नाम से रिलीज किए। इस किस्म की पैदावार करीब 25 से लेकर के 28 क्विंटल प्रति एकड़ की होती है। उड़लाना गांव की ये पिक्चर है, सरदार जी के यहाँ जो है ये क्रॉप लगी हुई है। इसको देखने के लिए हमारे जो होशियार किसान है, जो KVK के लोग हैं, और डॉक्टर AK सिंह भी गए थे, और हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा भी खेत में गए थे देखने के लिए। बहुत अच्छी फसल होती है। हमारे किसान इसको भी बहुत ज्यादा मात्रा में भी किसी कारण बस नहीं अडॉप्ट कर पाए हैं, और हम लोग उसके ऊपर प्रयास कर रहे हैं कि जो दिक्कतें हैं उसको समाधान किया जाए। दूसरी किस्म हमारी 1884 हम लोगों ने विकसित की थी,
लेकिन इसको हमने विमोचित नहीं किया। और ये 1401 का सुधार था। 1401 में गर्दन तोड़ बीमारी लगती थी, उसमें हमने ये 2 जीन डाला था, गर्दन तोड़ के रोगरोधी क्षमता का विकास किया था। लेकिन इस किस्म में हमारे हिसाब से चावल की गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं थी। इसके अंदर जो दूधिया दाना है उसकी प्रोपोर्शन ज्यादा था। 1401 की सबसे बड़ी खासियत है कि उसके अंदर दूधिया दाना बिल्कुल नहीं होता है, 4% से भी कम होता है। बिल्कुल दाना उसमें आप चेहरा देख सकते हैं, इस तरह से चमकता है। तो ये सबसे बड़ी खासियत 1401 की थी। इसमें दूधिया दाना आ जाने की वजह से हम लोगों ने इसको रोक लिया था। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ बीज बेचने वाले हैं जो किसानों के साथ धोखा करते हैं। मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूंगा। 1884 के नाम से किस्मों को बेच रहे हैं। किसान भाइयों से हमारा अनुरोध है कि ऐसे लोग जहाँ पे भी मिलते हैं उनकी सूचना हमको आप दीजिए, उनसे बीज मत खरीदिए। उनके हाथ में हथकड़ी लगा करके जेल में डालने की जगह उनको, जब हमने नहीं निकाला इस वजह से कि इसकी गुणवत्ता खराब होगी हमारे बासमती की, आपका नाम खराब होगा, हमारे देश का नाम खराब होगा। तो इस किस्म को फिर किसी को बेचने का अधिकार नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है तो वो गलत करता है और वो राष्ट्र विरोधी है, उसको नहीं करना चाहिए। हमारी दूसरी किस्म एक पूसा बासमती 1718 आई है। आप लोग अच्छी तरह से परिचित होंगे इस किस्म से। पूसा बासमती 1121 का सुधार करके निकाला है इसको। इसमें पत्ती का झुलसा रोग बिल्कुल नहीं लगता है, तना बहुत मजबूत होता है, फसल गिरती नहीं है। पैदावार भी इस करीब 5-6 क्विंटल 1121 से ज्यादा आती है, गुणवत्ता में 1121 के बराबर है। तो इस किस्म की का भी रकबा इस बार काफी बढ़ा है, किसान भाई इसको काफी पसंद कर रहे हैं। यहाँ पे बीडीएफ में भी इसका बीज अच्छी गुणवत्ता का पैदा किया जा रहा है। ये 1401 का सुधार करके हमने 1728 निकाली और हमारे हिसाब से चावल की गुणवत्ता के हिसाब से 1728 बहुत बढ़िया गुणवत्ता का चावल है। इसका जो है पत्ती का झुलसा रोग नहीं लगता है। लेकिन जो हमारी आकांक्षा थी, जो हमारी उम्मीद थी इस किस्म से, उस स्तर पर ये किस्म किसानों के द्वारा इसको नहीं लिया गया है। और उस चीज का भी हम आकलन कर रहे हैं कि क्या कारण है। आमतौर पर किसान यही कहते हैं कि इसकी पैदावार 1401 की तुलना में कम आती है, करीब 5 क्विंटल 4 क्विंटल 5 क्विंटल कम पैदावार इसकी आती है। हमारे परीक्षण में तो ऐसा नहीं था, जितने डेमोन्स्ट्रेशन लगाए थे उतना पैदावार आती है। लेकिन किसान जब कहते हैं तो बात उनकी सही भी होगी। लेकिन एक दूसरी बात और मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे, चूंकि सरकारें जो हैं, पंजाब सरकार हो, हरियाणा सरकार हो, लंबी अवधि की किस्मों को उत्साहित नहीं कर रहे हैं, प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं, उनको जो है बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। और ये किस्म भी 1728 भी 1401 दोनों किस्में जो है 155 से लेकर के 160 दिन का समय लेती हैं। इसलिए अब हम लोगों का प्रयास यही है कि इसका और सुधरा हुआ रूप हम लेकर के आ रहे हैं, जिसमें कि अवधि थोड़ी घटा करके 15-20 दिन इसकी हम कम करें, चावल की गुणवत्ता वैसी हो, पैदावार वही। 1401 की सबसे बड़ी खासियत रही कि इसके पैदावार किसान 32 क्विंटल तक सिरसा में फतेहाबाद में जाइए, पूरा का पूरा सिरसा जिला जो है 14 करीब 90% का रकबा जो है 1401 का है। थोड़ा बहुत रकबा जो है जब 1509 का उसमें आता है। तो बहुत अच्छी किस्म रही है और उसमें हमने सुधार करके 1728 निकाली थी। आगे समस्या सबसे बड़ी है वो बकाने की है। ये 1121 का खेत है, आप देखिए इसमें बकाने लगा हुआ है। और जिन पौधों में ये फफूद लग जाता है, ये फफूद के लगने से उनके अंदर जिब्रेलिक एसिड का निर्माण होता है, जिसकी वजह से पौधे बहुत लंबे हो जाते हैं और इसके बाद वो बाद में चल करके सूख जाते हैं। खेत बहुत भद्दा लगता है। 20-25% भी अगर इसका प्रभाव हो गया, प्रकोप हो गया, तो किसान का नुकसान होता है। और बकाने की बीमारी 1401 में आती है, 1121 में आती है, 1509 में आती है। 3 किस्मों में बहुतायत में बीमारी आती है। 1718 में भी थोड़ा बहुत आती है। इसके लिए उपाय अभी तक जो है, बीज का उपचार बहुत जरूरी है बावस्टीन से। पौध उखाड़ने के बाद पौध का भी उपचार जो है बावस्टीन के घोल में जड़ को डुबा करके 24 घंटे, इसके बाद उसकी रोपाई करिए और ट्राइकोडर्मा का प्रयोग उसके घोल में डालिए, उससे भी इसका जो है रोकथाम होता है। तो इसको हमको मैनेज करना है, लेकिन हम भी प्रयास कर रहे हैं कि ब्रीडिंग के द्वारा ऐसी किस्मों का विकास करें जिसके अंदर बकाने बीमारी नहीं लगे। तो इस प्रकार से ये काम इस दिशा में हम कर रहे हैं। बासमती के अलावा कुछ दूसरे क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं, जिसमें कि कुछ जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश में 11 जिले हैं जहां पर काला नमक की एक किस्म उगाई जाती है। काला नमक चावल की काफी लंबी होती है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं हमारे कंधे के बराबर इसकी ऊंचाई आती है, फसल गिर जाती है, पैदावार बहुत कम होती है। और इसका सुधार करके जैसे बासमती में हम लोगों ने क्रांति लाने का काम किया है, वही काम हम काला नमक में किए हैं। अब जो नई किस्में हमने काला नमक की विकसित की है, उनकी ऊंचाई काफी कम है, हमारे घुटने के कमर के बराबर इसकी ऊंचाई है, गिरती नहीं है, पैदावार भी काफी अच्छी होती है। इस वर्ष उत्तर प्रदेश कृषि निदेशक स्वराज सिंह हैं और एडिशनल जो उनके कृषि निदेशक हैं विष्णु प्रताप सिंह, वो भी आए हुए थे, देख करके गए हैं। और इस बार बीज हमने काफी मात्रा में दिया है
इसका परीक्षण उस क्षेत्र में किया जा रहा है। अगर ये किस्म विमोचित होती है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा तो काला नमक के उत्पादन में एक नई क्रांति आएगी और अपीडा के लिए भी एक नई चुनौती होगी कि जो छोटे दाने की किस्में हैं खुशबूदार, जिनकी पैदावार अब हम बढ़ा सकते हैं, ज्यादा वालों मिल सकता है, इसको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कैसे ले जाएं, क्योंकि अभी तक इन चावल को खाने का, देखने का सौभाग्य विदेशों में लोगों को मिला नहीं है। अब वो संभव है, तो इस दिशा में भी हम प्रयास कर रहे हैं। ये काला नमक की किस्म है जिसमें कि डॉक्टर आरबी सिंह खड़े हैं और जेएनएल श्रीवास्तव जो पहले कृषि सचिव हुआ करते थे भारत सरकार के, देवरिया के रहने वाले हैं, बस्ती के, और उस क्षेत्र में काफी काम कर रहे थे। इनके माध्यम से भी हम इस नई किस्म को उस क्षेत्र में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं इसी के साथ आप सभी लोगों को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं, अपने सभी साथियों को, डॉक्टर स्वामीनाथन को, जिन्होंने कि सबसे पहले ये सोचा कि किस प्रकार से हम, डॉक्टर स्वामीनाथन यहाँ पे बीच में खड़े हैं, इनकी उम्र अगले अगस्त 7 को 95 साल के हो जाएंगे और आज भी इनका लगाव बासमती में उतना ही है जितना आज से 50 वर्ष पहले था, जब इन्होंने ये सोचा था सन 60 के दशक में कि किस प्रकार से हम बासमती की गुणवत्ता बौनी किस्मों में समाहित करें ताकि हम पैदावार बढ़ा करके और किसानों का फायदा कर सके। उसी दिशा में, उसी लाइन पे हम लोगों ने काम किया और आज जो बासमती की जो स्थिति है उनकी दूरदृष्टता की वजह से है, उनकी सोच की वजह से है और उसी को हम लोग क्रियान्वित कर रहे हैं। अपने हमारे जो प्रीडेसेसर्स हैं, पुराने सहयोगी डॉक्टर वीपी सिंह, इनके साथ हम लोगों ने काम किया और उनसे बहुत कुछ सीखा और जो कुछ उन्होंने किया उसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ, विशेष रूप से नरेंद्र का और रितेश का और गुप्ता जी हमारे साथ ज्वाइन किए, उनका धन्यवाद देता हूँ क्योंकि उनसे हम लोग हमेशा इस विषय पर चर्चा करते रहते हैं। और सभी किसान भाइयों का जो हमको सुने, अगर आप लोगों को कोई प्रश्न है तो मैं उनको एड्रेस कर सकता हूँ। किसान भाइयों के 1-2 प्रश्न अगर तो ले सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने गागर में सागर भर दिया। आज तो सर ऐसा लग रहा है कि हमारे जो बासमती के उत्पादक किसान हैं अब निश्चित रूप से अच्छा उत्पाद का रेट ले पाएंगे वो, क्योंकि जो रेट की समस्या है किसानों की वो इसलिए हो पा रही थी कि पेस्टिसाइड का सही समय पे उपयोग नहीं करना, सही मात्रा में, सही तरीके से नहीं करना। और आपने आज बहुत अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी है। मैं आपका अपनी ओर से, बीडीएफ की ओर से और अपने सभी प्रतिभागियों की ओर से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। इस कड़ी में यदि हमारे कोई किसान भाई प्रश्न पूछना चाहते हैं सर से तो पूछ सकते हैं। यदि बासमती से जुड़े हुए हृदय सर, सबको अनम्यूट कर दीजिए। जी, अनम्यूट कर दीजिए। यदि कोई अभी सर ही होस्ट हैं तो या तो सर मुझे होस्ट ट्रांसफर कर देंगे। अच्छा सर, आप होस्ट हैं, सर आप सभी को अनम्यूट कर दीजिए। मैं विनीता सुधांशु एपेडा से बोल रही हूँ। सर मैं आपको बताना चाहूंगी, जो अभी आपने ब्लैक राइस के बारे में बात की है सर, अभी रिसेंटली यूपी से अभी हम लोगों ने 84 मेट्रिक टन बासमती राइस, नहीं सॉरी ब्लैक राइस अभी हमने ऑस्ट्रेलिया भेजा है सर, और हमारे एक एक्सपोर्टर ने वहां से उन्होंने सोर्स किया था और अभी हमारे पास ब्लैक राइस की रिक्वायरमेंट आ रही है। अभी रिसेंटली मेरे पास एक हमारे पास रिक्वायरमेंट आई है ये सिंगापुर से, तो सर इसकी डिमांड काफी बढ़ रही है ब्लैक राइस की भी। सुधांशु, मैं बताना चाहूंगा कि 2 चीजें हैं। ब्लैक राइस एक अलग कैटेगरी है और जो मैं काला नमक की बात कर रहा था वो अलग यूपी जीआई वैरायटी, यूपी की जीआई। काला नमक जीआई यूपी का है, इसका चावल सफेद होता है। जी, लेकिन जो ब्लैक राइस आप बात कर रही हैं वो मणिपुर ब्लैक राइस है। तो इसको हम चखाओ पैरेटान के नाम से जानते हैं। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, एंथोसियानिन पिगमेंटेशन होता है। और हमारी एक पीएचडी स्टूडेंट भुवनेश्वरी ने इसके ऊपर 4 साल काम किया है और उसने चखाओ पैरेटान की भी बौनी किस्में विकसित की हैं। उनको लेकर के वापस वो मणिपुर गई है और उसको उनकी पैदावार जो ओरिजिनल लंबी वाली किस्में हैं उनकी तुलना में करीब 3 गुना ज्यादा है। तो चखाओ पैरेटान काफी उत्पादन बढ़ाने की दिशा में हम काम कर रहे हैं और उसके ऑलरेडी सफलता मिल चुकी है। और वो हमारी स्टूडेंट जो है वो मणिपुर में ही साइंटिस्ट है इम्फाल में, और 3-4 साल पीएचडी का काम करने के बाद वापस उस मटेरियल को लेकर गई है। कुछ किसान इधर भी बुलंद
शहर में एक किसान है हमसे हमारे जानने वाले, उन्होंने पिछले साल करीब 25 एकड़ में चखाओ परिटान काला चावल लगाया था, मणिपुर ब्लैक राइस, लेकिन वो मार्केट से जुड़े नहीं होने की वजह से जो है उसको बेच नहीं पाए, तो नुकसान हुआ काफी। लेकिन इसमें एक चीज ये भी हमें ध्यान रखना है कि जब हम इस तरह के प्रोडक्ट की बात करते हैं तो इसका प्रमोशन, कल्टीवेशन हम उन्हीं क्षेत्रों में उसकी संस्तुति करें, उन्हीं क्षेत्रों से सोर्स किया जाए जिसकी वजह से उनकी पहचान है। चखाओ परिटान हम कहीं भी लगा करके उसको नहीं लेना चाहिए, न तो उसको एक्सपोर्ट में लाना चाहिए, नहीं तो फिर वही स्थिति होगी जो बासमती के साथ चल रही है। चखाओ परिटान आना है तो ये मणिपुर में ही इसको प्रमोट करना चाहिए, वहीं पे इसको बढ़ाना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, श्योर सर। और काला नमक, सर काला नमक के लिए अगर हम स्ट्रैटेजी बनाए तो काला नमक की जो अपनी खुद की जो प्रॉपर्टीज हैं वो काफी अच्छी हैं, जो कुछ फार्मर्स मुझे मिले थे आके वेपडा में, तो हमारी कोशिश है कि सर कुछ जो भी पोटेंशियल वैरायटीज हैं हमारी इस वाले जीआई टैग वाली, तो उनको प्रमोट करने का भी हमें एक्सपोर्टर्स को के साथ जोड़ना है, कुछ एक्सपोर्टर्स को इसके लिए थोड़ा सा उनको साथ लेकर काम करना है। जी जी बिल्कुल, ताकि उसको आगे बढ़ाएं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे बासमती में तो इशू आता है कि मिलिंग की इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया होनी चाहिए, आपको भुल्लर प्लांट होना चाहिए या सटाके का प्लांट होना चाहिए, लेकिन काला नमक के लिए कोई ऑर्डिनरी मिल में भी ये काम हो जाएगा, क्योंकि दाना इसका बहुत छोटा होता है, जीरो ब्रेकेज होता है, दाना टूटने की संभावना है। प्रमोट करना चाहिए हमें। इनफैक्ट हम लोगों ने अपने एक्शन प्लान में लिया हुआ है इसको सर की जीआई टैग वैरायटीज को मतलब वी शुड प्रमोट। सर आज मैंने पहली बार इत्तेफाक हुआ कि मुझे फर्स्ट टाइम आपका प्रेजेंटेशन सुनने के लिए मिला, बट बहुत अच्छा लगा और आपसे बहुत सारी गाइडेंस भी चाहिए। थैंक यू सो मच सर फॉर योर गाइडेंस। और प्रतिभागी यदि सर से कुछ पूछना चाहते हो, क्योंकि सर देश के स्तर पर नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपकी समस्या को हल कर देंगे, क्योंकि आज जो बासमती की अगर बात करते हैं तो जिस देश के अंदर सर से ज्यादा बासमती में कोई नहीं बता पाएगा। अगर बासमती को लेकर के किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। सर नहीं है किसी का प्रश्न? किसी कुछ कुंवर शरद कुमार सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोले? जी 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 कुछ बोलना चाह रहे हैं। जीएस मान जी कुछ कहना चाहते हैं। जीएस मान जी सर बताएं। मैं ये पूछना चाहता हूँ सर। हेलो। हाँ बोले आप। हाँ सर मैं एक बात ये पूछना चाहता हूँ कि जो बासमती की हम पैदावार तो करते हैं, मगर ट्रांसपोर्ट में अगर हम कनाल, हमारी नगीना मंडी हमारा पड़ता है, तो नगीना मंडी तो हमारा कुछ यहाँ तो होता नहीं है और किसी एक्सपोर्टर से हमारा कांटेक्ट नहीं हो पाता, तो हमें यहाँ से कनाल माल लेके जाना पड़ता है, तो वो जो कॉस्ट पड़ती है वो महंगी पड़ती है और वो हमें प्रॉफिट आता सर। तो हमारा ये एक सुझाव है अपनी तरफ से कि हमारा जो हम बासमती लगाएं, चाहे हम 10 किसान मिलके लगाएं या 20 किसान मिलके लगाएं, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट किसी कंपनी से हो तो अच्छा एक्स्ट्रा सर्विस कंपनी कोई एक्सपोर्टर से कॉन्ट्रैक्ट हो जाए कि भाई हमारा बासमती लेके जाए, तो तब हम लोग बहुत जल्दी से ज्यादा उसको प्रमोट कर सकते हैं सर। बिल्कुल, ये ऐसी एक समस्या है जिसका समाधान आपको खुद करना होगा। जो सरकार ने काफी सुविधा दी है एफपीओज को, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, जो किसान उत्पादक संघ है या संगठन है, इनको किसान काफी प्रोत्साहित कर रही है और इनमें सेल्फ सर्टिफिकेशन की व्यवस्था है। अगर आपके 1000-2000 किसान उस क्षेत्र के मिल करके एक साथ अगर इकट्ठा करते हैं, एक वैरायटी लगाते हैं, एक पैकेज या प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, एक तरह की टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, तो एफपीओ बना करके निश्चित रूप से हम अगर गुणवत्ता को मेंटेन करते हैं तो उस क्षेत्र की जो मिले हैं, उधर का तो नगीना क्षेत्र में ज्यादा प्रोक्योरमेंट केआरबीएल लोग और की बड़े प्लांट हैं, ये लोग उस क्षेत्र में करते हैं, तो उनके साथ अगर मिलकर आप बात करते हैं संगठन बना करके तो निश्चित रूप से हो सकता है। क्योंकि दूसरा जो है इसमें, अच्छा आप जो सरकार ने अभी नया जो निर्णय लिया है जिसमें कि पहले मंडी में जाकर के धान बेचना जरूरी था, अब तो ये व्यवस्था बनेगी आगे आने वाले दिनों में कि मिलें जो हैं वो सीधे किसानों से जुड़ेंगी, क्योंकि मिलों को अब जो है मंडी में जाकर के धान खरीदने की आवश्यकता नहीं रहेगी नए नियम कानून के हिसाब से। तो ये चीजें बनेंगी और उसमें एफपीओ अगर बन जाते हैं तो उसका सीधा लाभ किसानों को होगा एक साथ इकट्ठा करने के। सर मैं इधर एक और चीज बताना चाहूंगी।
मैं एक और चीज यहाँ पे बताना चाहूंगी, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि सर हम लोगों ने एक फार्मर कनेक्ट पोर्टल ऐप बनाया है, जिसमें कि जो हमारे बासमती राइस के जो एफपीओज हैं, अगर वो उसमें रजिस्टर करते हैं तो हमारे एक्सपोर्टर्स उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हाँ, अपना एफपीओ, पहले तो एफपीओ बना लें, एफपीओ को रजिस्टर करके फिर आपके पोर्टल पर रजिस्टर हो जाए, तो आप सीधे कनेक्ट कर देंगे उनके साथ, एक्सपोर्टर्स के साथ कर देंगे। हाँ जी, और हम इंडिविजुअल भी हम लोग एक्सपोर्टर्स को ये डिटेल्स अपने फार्मर्स का से शेयर कर सकते हैं, सो दैट फार्मर के साथ भी ये लोग कनेक्ट कर सके। जो अभी नए एपीएमसी रिफॉर्म्स की वजह से रोटी खा लो, सुधरो लगे रहोगे। हेलो हेलो सर, नमस्ते। हाँ बोले। हाँ मान साहब, आप बोलिए, आप कुछ कह रहे थे। जी नमस्कार सर, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, इतना अच्छा नॉलेज बेस वाला वेबिनार ये आपने। छोटे छोटे सवाल हैं सर। एक तो पेंडिमेथालिन जो डीएसआर राइस में हम यूज करते हैं एज ए हर्बिसाइड, वो बैन लिस्ट में शायद आ गई है, तो आगे के लिए हमें चिंता है कि उसकी सब्स्टिट्यूट क्या रहेगा। ऐसा है कि जो 27 पेस्टिसाइड्स, उसमें कुछ हर्बिसाइड भी हैं, इंसेक्टिसाइड भी हैं और फंजीसाइड्स भी हैं। इनको गवर्नमेंट ने प्रपोज किया था, ऑर्डर इशू किया था, लेकिन इनका कुछ डेटा मांगा गया था, वो डेटा कंपनीज के द्वारा जमा किया गया है, उसको रिव्यू किया जा रहा है, अभी बैन नहीं की गई, पेंडिमेथालिन मिल रही है, और वो सारा आंकड़ा जो इसका प्रस्तुत हो गया है, तो इसको हो सकता है उस बैन की कंडीशन में नहीं जाएगी। हर्बिसाइड की जहां तक बात है, पेंडिमेथालिन और बिस्पेरिवैक्स सोडियम, ये दो का प्रयोग आमतौर पे किसान करते हैं जो डीएसआर कर रहे हैं, और बुआई के 72 घंटे के अंदर पेंडिमेथालिन का छिड़काव, और इसके बाद करीब 18 से 21 दिन के बाद आप जो है बिस्पेरिवैक्स सोडियम या नामनी गोल्ड का छिड़काव करते हैं, और इससे बड़ा प्रभावशाली कंट्रोल होता है। हम लोग कुछ और अनुसंधान इस दिशा में कर रहे हैं, और कुछ नई किस्में हमने 1509 और 1121 की निकाली है। ये सिर्फ मैं अभी आप लोगों को भावी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, अभी विमोचित नहीं हुई ये किस्में, लेकिन जल्दी आएंगी, जिसमें कि एक खरपतवार है, हमने धान की किस्मों का, ऐसी किस्मों का विकास किया है जिसके अंदर की इस दवा के छिड़काव से कोई नुकसान नहीं हो।